हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 हमारा 3.1 हो चुका था। यही है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण थे उनको ग्राफीय रूप में निरूपित करना था और हमने किया था। उसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने नहीं थे, फिर भी हमने दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न में एक्स और वाई के मान ज्ञात भी किए थे। कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने पढ़ाया था, वही एक्स्ट्रा आज हमारे 3.2 में काम आएगा। देखिए यहाँ पर जो 3.2 है उसमें देखो लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना है। हमें तो लास्ट टाइम 3.1 में सिर्फ ग्राफीय विधि से व्यक्त करना था, निरूपित करना था, पर यहाँ पर आपको हल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, उनका हल निकालना है। तो हल निकालने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के जो रैखिक समीकरण, देखो ये एक समीकरण से एक सरल रेखा बनेगी, दूसरे समीकरण से दूसरी सरल रेखा बनेगी, वो आपस में प्रतिच्छेद करेगी नहीं करेगी, कैसे जाएगी, दोनों सीधी जाएगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी या फिर कैसे जाएगी, ये सब हमें पता होना चाहिए। वरना ऐसा नहीं कि फिर सरल रेखा को हम बनाएं, ग्राफ में निरूपित करें, उसके बाद देखने से पता चले कि वो होगा क्या। इतना टाइम नहीं होता है भाई। शॉर्ट में क्या होता है, बीजगणितीय रूप में हमें व्यक्त कर लेते हैं और व्यक्त करने के बाद हम इसी फॉर्मूले से बता देंगे कि वो रेखा क्रॉस करेगी, एक दूसरे को काटेगी कि नहीं काटेगी, अगर काटेगी तो कितनी बार, अनंत बार तो नहीं काटती है। ये सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और फिर 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने उतार दिया था पहले ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए a1x b1 b1y और c1 ये एक हमारा रैखिक समीकरण है। दो चर वाला, दो चर है और x की घात भी एक है, तो रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, और फिर ये बहुपद है, बीजीय व्यंजक, ये सब यही है। बराबर देखो, बीजीय व्यंजक तो हो गया, इसमें चर अचर दोनों हो गए तो बीजीय व्यंजक हो गया। फिर इसमें चर की घात, इसमें देखो एक से ज्यादा पद है, एक से ज्यादा पद है ना, ठीक है ना, और x की घात भी पूर्ण संख्या है, एक 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 आ रही है, तो ये बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, और चर की घात एक है, इसलिए ये एक घातीय बहुपद बन गया और बराबर में 0 होने से ये समीकरण बन गया। और इसको ही हम एक घातीय बहुपद को, जब बराबर में 0 आता है तो बहुपद को हम समीकरण बना देते हैं। ये पूरा हम दूसरी प्रश्नावली तीसरी प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। अब वहीं से हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a1/a2 क्या है, x के गुणांकों का अनुपात, b1 b2 क्या है, y के गुणांकों का यहाँ पर अनुपात आ रहा है। जब ये दोनों अनुपात इनके बराबर आते हैं, a1/a2 b1/b2 जो बराबर आते हैं, जब ये बराबर आएंगे ना तो दो सरल रेखाएं क्या करेगी, ये ग्राफ में आपको ऐसे कहीं ऐसे है ना, ऐसे करती मिलेगी। ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों आपस में यहाँ पर करती मिलेगी। यहाँ पर जहाँ पर वो कटेगी ना, वहाँ x और y के कुछ मान होंगे, क्योंकि ग्राफ में आपको पता है पहले x को व्यक्त करते हैं और जितनी भी रेखाएं होगी उस रेखाओं के हिसाब से जो पैमाना लोगे उस पैमाने के हिसाब से वहां पर x और y के मान आएंगे। ठीक है, वो पैमाना क्या लिया वो तो उससे पता चलेगा, तो वहां से हमें एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से x और y के मान आ जाएंगे। ये एक ही बार कटेगी क्योंकि चर की घात एक है ना, चर की घात एक है, ये एक घात के एक घात के एक घात के एक घात के, तो जब x और y जो चर है जो एक घात के तो इनके मान एक ही आएंगे, दो नहीं आएंगे। मतलब ये दो बार नहीं, ऐसा नहीं ये ऐसे जा रही ऐसे कट गई फिर ये ऐसे जाके यहाँ पर कट जाएगी, ये सरल रेखा होगी ही नहीं। अगर ऐसे गई तो सरल रेखा होगी कैसे, सरल रेखा तो सीधी रेखा में जाती है, तो ये सरल रेखा थोड़ी ना होगी फिर। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन आपको मैं बता देता हूँ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब भी ऐसा होगा तो उसके एक हल आएगा और एक बार वो प्रतिच्छेद करेगी दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक बार प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ये हो गया अपना, समझ में आ गया आपको। फिर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, ये दोनों तो बराबर आ गए, इनके अनुपात बराबर आ गए। जब इनके अनुपात बराबर आ जाएंगे ना तो देखते हैं सी का क्या हाल है। सी का हाल देखेंगे, जब सी का बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे भाई ये तो संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है, सॉरी मैंने गलती की है, संपाती कैसे होगी, अब ठीक है, थोड़ी गलती कर दी थी मैंने। संपाती होगी तो तीनों बराबर आएगी। ठीक है ना, जब तीनों ही a/a2 a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के अनुपात जो है अगर बराबर आएंगे तीनों के तो वो संपाती हो जाएगी। अब संपाती क्या होता है, संपाती का मतलब ये एक लाइन हो गई, ठीक है, इसी के ऊपर एक और लाइन आ गई, ये देखो इसी के ऊपर एक और लाइन आ गई, तो ये दोनों रेखाएं जो है ना ये एक दूसरे के संपाती हो जाएगी। ठीक है, अब तो ये अटक तो रुक तो नहीं रहा है, तो आप समझ गए, एक रेखा खींच ली, ये मैंने एक रेखा खींची, उसी के ऊपर एक और रेखा मैं खींच लेता हूँ, ये लाल लाइन के ऊपर एक ब्लैक लाइन आ गई, ये जस्ट इसके ऊपर ही है, लाल लाइन जो है वो छुप गई एकदम। ठीक है ना, तो लगता है एक ही लाइन खींची है लेकिन ये दो लाइन है। अब इसके बीच में प्रतिच्छेद कितने हो रहे हैं, देखो दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद कितने हो रहे हैं, देखो जगह जगह पर ये बिंदु मिल रहे हैं, जगह जगह पर दोनों, क्योंकि ये तो लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है। जो यहाँ से यहाँ तक जाओगे ना
तो कितने बिंदु मिलेंगे? अनगिनत। अनगिनत ये बिंदु मिलेंगे, मतलब इसके जो हल होंगे वो भाई अनगिनत होंगे। जैसे इसमें तो एक बार कटी थी, यहां पर तो बहुत कटेगी, अनगिनत, तो इसके अनेक हल हो गए। ठीक है, अब तीसरा है a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता इन दोनों के, तो तब क्या होगा? तब वो रेखा समांतर हो जाएगी। भाई देखो x और y के मान तो बराबर आ गए, तो एक सरल रेखा बनेगी इन दोनों की। दोनों के x और y के मान बराबर आ गए तो सरल रेखा वैसे ही चलेगी जैसे x और y चलते हैं, लेकिन c एक अचर संख्या है, अचर संख्या जुड़ने से इन दोनों के बीच में एक गैप बन जाएगा। अब वो गैप कितना भी हो सकता है, ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। ठीक है ना, कभी नहीं मिलेगी। अगर चर इन दोनों में चर में डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये दोनों इतनी गैप में बन जाएगी। ठीक है ना, पहले इतनी थी अब इतनी बन गई, तो चर के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में गैप कितना है। पर ये दोनों रेखाएं कभी कटेगी नहीं, क्योंकि एक्स और वाई के मान बराबर, एक्स और वाई के जो गुणांक है उनके अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो इसके कभी हल नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक्स और वाई के मान नहीं आएंगे। इससे अनेक हल आएंगे और इससे एक हल आएगा। नॉर्मल था, पढ़ा हुआ है आपके, और मैंने 3.1 में पढ़ाया। नहीं पढ़ाया तो भाई आई बटन पे क्लिक करके पढ़ लेना। ठीक है ना, 3.1 जरूर पढ़ ले। और दूसरी प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली भी मैंने अपलोड कर दी है, नहीं देखी तो प्लीज़ पढ़ लें, क्योंकि मैं क्या है ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, तो यहाँ का ज्ञान क्या पता पिछली वीडियो में भी आ गया होगा, तो साथ में पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर 11th-12th में मैथ्स लेना है तब तो भाई पक्का पढ़ो, क्योंकि मैं थोड़ा कंपटीशन लेवल के हिसाब से थोड़ा आपको शॉर्टकट में पढ़ाता हूँ और सही ढंग से समझाता हूँ, इसलिए ध्यान देके जरूर पढ़ें। अगर 11th-12th में मैथ्स लेनी है तो ज़रूर देखें सारी वीडियो। चलिए अब हम चलते हैं 3.1 में। ये तो आपको समझ में आ गया कि अनुपात क्या है। देखो आपको प्रश्न 3.2 में ना ग्राफ से निरूपित तो करना है, लेकिन अब हल भी निकालना है। ठीक है, और ग्राफ बनाने का भी नहीं पूछेंगे आपको, तो सिर्फ बताएंगे कि दोनों समीकरण एक दूसरे के संपाती है या नहीं, सिद्ध करो। तो हम यहाँ से सिद्ध कर लेंगे कि भाई संपाती होगी अगर तीनों बराबर आ गए, तो तीनों के अनुपात गुणांकों के। चलो अब स्टार्ट करते हैं 3.1। ठीक है, देखो 3.1 में क्या लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। अब आपको एक शब्दों में कुछ लाइन दे रखी है, उन लाइनों को हमें सही ढंग से समझना है, उन हिंट को सही ढंग से समझना है, उससे समीकरण बनाने, युग्म बनाने, दो समीकरण बनाने, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। भाई एक्स और वाई के मान ज्ञात करना, वो भी ग्राफ की विधि से। ठीक है, तो पहले मैं प्रश्न पढ़ लेता हूं। ठीक है, प्रश्न पहला कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल 10 विद्यार्थी है, ठीक है ना, और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। देखो पहला जो हिंट है वो दे रखा है टोटल 10 विद्यार्थी हैं। कौन से लड़के और लड़कियां 10 है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या, यहाँ पर देखो राइटिंग खराब है भाई, समझ लेना जैसा भी लिखा है, और यहीं पे मान लेंगे लड़कियों की। ठीक है, लड़कियों की संख्या वाई है। ठीक है ना, वाई। अब देखो लड़के और लड़कियों की संख्या तो हमें पता चल गई एक्स और वाई है, अब इनके मान नहीं पता चलेंगे तब तक हम नहीं बता सकेंगे। तो ये एक हिंट तो हमें क्या दे दिया कि पहला हिंट ये है कि भाई एक्स प्लस वाई, लड़के और लड़कियों की संख्या 10 हो गई। चलो एक समीकरण बन गया। ये देखो दो चर वाले एक घातीय, ठीक है, मतलब रैखिक समीकरण बन गए। ठीक है ना, इस 10 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 10। ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या कहता है, दूसरा हिंट में लिखा हुआ है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां अधिक है, तो लड़कियां क्या हो गई, y। तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर x कितने थे, लड़के। ठीक है, सॉरी मैं इसको कैसे करता हूं, देखो लड़के और लड़कियों की संख्या में 4 का फर्क है, तो मैं मान लेता हूं ये तो y तो माना था, ये लड़कियां हो गई, ये किसके बराबर होगी, ये जो लड़के थे उसमें 4 जोड़ोगे तो लड़कियां के बराबर आएगी। तो देखो फर्क आ गया ना। देखो ध्यान से समझना, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मैंने 4 जोड़ दिया। लड़कों में अगर 4 जोड़ूंगा, ठीक है ना, तब लड़कियों की संख्या के बराबर आएगी। ठीक है, लड़कियां अगर लड़के 1 है तो लड़कियां 5 होगी, 2 है तो 6 होगी, अगर लड़के 3 है तो 7 होगी, इस हिसाब से। ठीक है, अगर इस प्रश्न को थोड़ी ढंग से समझे तो एक्स और वाई के मान तो हमें ऐसे ही पता चल गए। देखो अगर लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या 3 होगी तो 3 और 4 7, और 7 और 3 10 होते हैं, तो दोनों की जोड़ तो 10 आ गई और दोनों में डिफरेंस भी 4 का आ गया, तो हमारा उत्तर तो बन जाएगा, ये 3 आएगा ये 7 आएगा। ठीक है ना, लेकिन हमें ग्राफ की विधि से करना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है, ग्राफ की विधि से करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं,
देखो दो समीकरण बन गए। अब हम x के मान अपनी मर्जी से रखेंगे और फिर जो मान आएंगे y के उससे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले इस समीकरण में हम x के मान रख देते हैं। यहां पर माना x का मान 1 है। ठीक है, माना x बराबर 1। इससे क्या हुआ, x का मान 1 रखने से 1 प्लस वाई इक्वल टू -10 इक्वल टू 0। अब देखो 1 में से 10 गया, पीछे बचे 9, ये 9 माइनस का है, वहां पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1 रखने से y का मान आ गया 9। ठीक है, 2 रख दो, 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। तो ये 2 यहाँ से घट जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया। 2 बहुत है मान, 3 निकाल दो। चलो x का मान अब मैं 2 नहीं रखता हूँ, अब मैं 5 रखता हूँ ताकि लाइन बराबर बने। x का मान मैं 5 रख रहा हूँ, तो 5 प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अगर x का मान 5 हो गया तो y का मान क्या आ जाएगा, 5। समझ गए आप, 1 रखने से 9 आया, 5 रखने से 5 आया। ये टेबल बन गई, टेबल बना दो। यहाँ पर टेबल बनानी बहुत ज़रूरी है भाई। ये x ये y, कितने मान निकाले, 3। ठीक है, 1 रखा, 2 रखा, 5 रखा। 1 रखने से 9 आया, 2 रखने से 8 आया, 5 रखने से 5 आया। ये तो अपना हो गया। अब यहाँ पर y का मान मान लेते हैं, यहाँ पर y बराबर है तो y का मान मान लेते हैं। तो y बराबर माना y बराबर 1, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखो, 1 रखा ना, तो क्या हुआ, 1 बराबर x प्लस 4। ये 4 प्लस का है, यहाँ पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का मान आएगा माइनस का 3। ठीक है ना, कैसे, देखो ये 4 प्लस का इधर माइनस का हो गया, -4 + 1 ये तो प्लस का ही होगा, ये तो यहीं पे रहेगा, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं y का मान 2 रखूँ तो क्या होगा, y का मान 2 रखने से ये 2 हो जाएगा, ये फिर 4 जो है ये माइनस का यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। समझ गया, ऐसा करने से क्या हुआ, जो x का मान है वो आ जाएगा -2। देखो नॉर्मल है यार, y का मान 2 रखा, ये 4 यहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, बराबर में x था तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, लेकिन -4 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, तो -2 आ गया। ठीक है, अब छोटी सी संख्या है, क्या बताना आपको समझ में आ रहा है। अब क्या कर रहा हूँ, मैं एक और y का मान ले लेता हूँ। मैं y का मान 3 ले लेता हूँ, y बराबर 3। इससे x का मान क्या आ जाएगा, -1। देख लो, 3 लोगे तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, लेकिन 4 माइनस का होगा, बड़ा है तो -1 आएगा। अब 4 लोगे तो 0 आ जाएगा, 5 लोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ऐसे। तो ये टेबल बन गई अपनी, ये x ये y। यहाँ पर x का मान कितना लिया, y का मान लिया था ना 1 2 3। इस बार y के मान मैंने माने तो x के मान क्या निकले, पहले आया -3, फिर आया -2, फिर आया -1। यहाँ पर देखो 8 और 9 आ रहे हैं, मैं इनको हटा रहा हूँ यार, ये बहुत बड़ी संख्या हो गई, इससे हमारा जो ग्राफ है वो नहीं बनेगा, पैमाना बड़ा लेना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, मैं कुछ और मान लेता हूँ, इनके मान में हटा देता हूँ। ठीक है ना, इनके मान हटा देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, 5 लेता हूँ पहले, 5 लेने से 5 आया, पता है हमें तो 5 लेने से 5 आएगा। अब मैं 6 ले रहा हूँ, 6 लेने से क्या हो गया, ये 4 में से 6 10 में से 6 गया, पीछे बचे 4, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है ना, और इस बार मैं 7 ले रहा हूँ, 7 लेने से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या लिए, 5 6 7। इससे क्या मान आए, 5 से 5 आया, 6 से 4 आया, और फिर 7 से 3 आया। चलो ये तो मान हो गया अपने। अब देखो, अब हम ग्राफ में चलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये आगे हम अपने लैपटॉप पे, अब यहाँ पर देखिए मैं पहले x अक्ष और y अक्ष बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ। देखो माइनस के मान भी आ रहा है तो थोड़ा माइनस के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि x अक्ष पे 3 आ रहा है माइनस का, तो ये लो, ये जगह भी छोड़ दी मैंने, और ये अपनी एक लाइन हो गई। और दूसरी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि y तो माइनस का है ही नहीं कहीं पे भी, तो y के लिए हमें जगह नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये अपनी y अक्ष हो गई। अभी देखिए फटाफट मान लगा दो भाई। x का मान देखिए, पहले समीकरण जो ये इधर देखिए आप, यहाँ पर देखिए 5 6 7 रखने से 5 4 3 आ रहा है, तो मैं फटाफट मान रख रहा हूँ। x का मान 5 6 7, तो ये x अक्ष हो गया अपना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 5 रखा ना,
5 रखने से क्या आया, 5 रखने से 5 आया, तो ये 5 हो गया। अब ऊपर भी चलते, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये अपना पहला पॉइंट आ गया इधर, ठीक है। दूसरा आ रहा है 6 पे 7, सॉरी 6 पे 4, तो ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। अब अगली बार है 7 पे 3, ये लो 7 और ये 3, तो हमारे 3 बिंदु आ गए। इसको हम मिला देते हैं फटाफट, ये लो भाई मिला दिया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। थोड़ा पीछे भी इसको ले जाते हैं, थोड़ा पीछे ले जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, सीधी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये लो एकदम सीधी लाइन हो गई, एक ही लाइन हो गई, ठीक है। अभी ये तो जो समीकरण, ये जो रेखा वाली सरल रेखा, ये x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 है, ठीक है। अब y बराबर x प्लस 4 करते हैं। यहाँ पर -3 -2 -1 x का मान दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, -3 -2 -1, ये -3, इसमें कितना आया, y का मान 1 आया, तो ये लो भाई अपना पॉइंट मिल गया। अब ये 2 पे 2 आ रहा है, ठीक है, ये 2 पे 2 आ गया, और ये 1 पे 3 आ रहा है, -1 पे 3 आ रहा है, तो ये लो -1 पे 3। अब इनको मिला देते हैं भाई, इनको मिलाने से क्या होगा, पहले मिला देते हैं, कहीं पे करती है कि नहीं करती देख लेते हैं। इनको मिला दिया एकदम बराबर, ये लो मिला दिया, तो ये कहाँ पर कटी है, कहीं पे तो कटी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है अपना मान, लाइन मिला देता हूँ, चलो। तो ये देखिए यहाँ पर ये लाइन मिल गई, ठीक है, ये बराबर पॉइंट मिल गए इसके। यहाँ पर कुछ कमियाँ आ रही है, ये सही लाइन नहीं खींची हूँ मैंने, ये लाइन सही नहीं है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है ना। इस लाइन को मैं सही ढंग से मिलाता हूँ, यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी और फिर यहाँ से सीधी रेखा में मिलानी है हमें, ये मैंने अब मिला दी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये जो कहाँ जहाँ पे कटी है ना, ये यहाँ पर कटी भाई, देखिए ये इस जगह पे कटी है, आप देखना यहाँ पर कटी है ना इस पॉइंट पे, तो ये जहाँ पे कटी है ना, वहाँ पे जो x के और y के जो मान आ रहे हैं ना, वही हमारा आंसर आएगा, x और y के मान, ये यहाँ पर कटा है। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना आ रहा है, ये इस पॉइंट पे कटी है ना, यहाँ पर x का मान आ रहा है 1 2 3, तो ये 3 तो x का मान हो गया, और यहाँ पर कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लीजिए भाई y का मान भी 7 आ गया। ये हल्का सा थोड़ा नीचे आया है, पर ये अगर सही ग्राफ खींचोगे ना तो थोड़ा एकदम सही आएगा। लैपटॉप में क्या है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये हमारा सही आंसर आ गया है, x का मान 3 और y का मान 7। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना आ गया 7। बस यही करना था आपको, ग्राफ में ऐसा बना के दिखाना था, ग्राफ बना दिया, सही ढंग से बना है और x और y का मान आ गया, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न करने, दूसरा प्रश्न भी हम कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उसमें लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। वैसे वही प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है हमारा 5 पेंसिल और कलम के मूल्य ज्ञात करने हैं, तो वो हमें मानने पड़ेंगे पहले। तो हम क्या करते हैं, माना पेंसिल, ठीक है, ये अपनी पेंसिल हो गई, पेंसिल का मूल्य कितना हो गया बराबर x मान लेते हैं, और इसी प्रकार और मान लिया ऐसे कैसे, माना कलम का मूल्य क्या कर लेंगे y मान लेंगे। अब प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, प्रश्न में पहला क्या कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल तो 5x प्लस 7 कलम तो 7y, 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये बराबर में 50 रुपये हो गया। इन दोनों के भाई जो मूल्य है उनको जोड़े तो 50 रुपये आता है, ओके। दूसरा क्या कहता है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, इस बार 7 पेंसिल है 7x प्लस 5 कलम तो ये 5y कितना हो गया 46 रुपये है। ये दो समीकरण बन गया भाई। अब इसी की सहायता से हम अपना पूरा सवाल कर लेंगे, ग्राफ भी बना देंगे। तो कलम और मूल्य, इनके मूल्य ज्ञात करने, ठीक है। तो चलिए भाई ये दो समीकरण बन गए। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x और y के मान रखने से हमें x के मान रखने से y के मान ज्ञात करने हैं, टेबल बनानी है और ग्राफ खींचना है। तो x के मान लगा लेते हैं, तो माना, देखो मान ऐसा रखना है जिससे कि सरल मान आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम x का मान कुछ लगाएंगे जिससे y का मान निकल जाएगा, ठीक है, और 50 का भाग भी देना होगा। तो ऐसा करता हूँ मैं y के मान लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं y के मान लेता हूँ, जिससे क्या होगा प्रॉब्लम नहीं होगा, 5 का भाग चला जाएगा आराम से।
देखो मैं y का मान अगर मैं 5 मानता हूँ तो 5 7 35, तो 35 में से 50 में से 35 चला जाएगा। चलिए ठीक है, तो 5x प्लस इसको मैं 5 मान रहा हूँ, 5 मान रहा हूँ, y का मान 5 है, ठीक है ना, ये y बराबर 5, इससे क्या हो गया 5 7 35, जिससे कि ये 50 से 35 कट जाएगा। 5x बराबर 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा 15। तो अब 15 में 5 का भाग जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 3। 5 रखने से 3 आया। टेबल बना दो भाई, यहां पर टेबल बना दो। x का मान क्या रखा, y का मान रखा 5, तो x का मान कितना आया 3। बहुत अच्छा। अब ऐसे कैसे कुछ और मान लगाने, y का मान ऐसा करते हैं 7 लगा देते हैं, 7 7 49 नहीं आएगा, पॉइंटों में आ जाएगा ना, तो कुछ ऐसे ही मान रखते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। 7 दूनी 14 नहीं, पॉइंटों में आ रहा है। चलिए माइनस का रख देते हैं, तो माइनस का अगर मैं 5 रखता हूँ, ठीक है ना, तो 5 7 35 आ जाएगा, जो वहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो फिर भाग जाएगा तो कुछ संख्या बड़ी आ जाएगी भाई। ये तो ऐसा करते हैं हम y का मान 0 ले लेते हैं। y का मान 0 लेंगे ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 होगा तो फिर 5 का भाग चला जाएगा। चलो ठीक है, हो गया। 0 रखा तो 10 बार गया, देखो 5 का भाग 50 में 10 बार गया। चलो 2 मान बहुत है भाई, बहुत अंतराल भी है, ठीक है, 5 2 मान तो हो गए अपने, 2 बहुत है, ठीक है। ज्यादा मान ऐसे लेने जिससे पॉइंटों में ना आए उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी एक बार x का मान 0 रखते हैं, तो 5 का भाग तो जाएगा नहीं 46 में। ऐसा करते हैं हम, 0 नहीं रखते, कुछ और रखते हैं। ये टेबल बना देते पहले, ठीक है, ये x ये y, 2 मान बहुत है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये 46 है ना, 46 में तो नहीं जाता 7 का भाग, पर 56 में जाता है, 7 8 56 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 2 रख दूँ, अगर मैं 2 रखूँ तो ये 10 हो जाएगा, तो वे वहाँ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलो ऐसे तो होगा नहीं, प्लस में माइनस में रखता हूँ। देखो माइनस का 2 रखता हूँ मैं, y का मान 2 का मान रखने से क्या हो गया, ये माइनस का 10 हो गया, यहाँ पर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो 46 और 10 56, फिर 7 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, 7 8 56, माइनस 2 रखा तो 8 बार गया, ठीक है भाई। 8 तो यहाँ पर भी आ रहा है, 10 और 10 के बीच में 8 आ रहा है, तो लाइन कटेगी। तो ऐसा करते हैं, अभी x का मान y का मान रखना है ना, मैं x का मान अभी चेंज कर रहा हूँ, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 14 कट जाएगा इसमें से, ठीक है, तो 14 कर देते हैं। इसका मैं क्या करता हूँ, -2 ले लेता हूँ इस बार, माइनस, ठीक है, -2 लूंगा ना, क्या होगा, ये 7 दूनी 14, माइनस का 14 हो जाएगा, वहां पर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, समझ गए आप। तो ये भाग आराम से चला जाएगा। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, माइनस का 2 लेता हूँ, x का मान -2 लिया, x का मान -2 लेने से क्या हो गया, ये 7 दूनी 14, माइनस का 14 हो गया, फिर वहां पर प्लस हो गया, तो 46 और 14 कितना हो जाएगा 60, जिससे 5 का भाग चला जाएगा 12 बार, 12 पौने 60। तो ये जो मेन है यही है भाई, x और y के मान आपको सही ढंग से लेने हैं। तो अब हमारे मान तो आ चुके हैं, अब ऐसा करते हैं हम लैपटॉप में चलते हैं और ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ग्राफ में आ गए हम, ये एक्स एक्स और वाई एक्स हमने खींच लिए। अब बिंदु मिला देते हैं भाई फटाफट में, ठीक है। पहला बिंदु है हमारा, पहले समीकरण 5x + 7y = 50 जो है, उसमें x का मान 3 से 5 आता है, x का मान 3। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो y के मान है यहाँ पर 12 भी आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं, x का मान 8 भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले पैमाना लेते हैं। एक जो बॉक्स है वो 2 के बराबर है, ठीक है, ये 4 6 ऐसे, ये 8 और ये 10, ठीक है ना, ये 8 हो गया। ऐसे कैसे यहाँ पर भी भाई कर लो, ये 2 हो जाएगा, ये 4 6 8 10 और ये लास्ट 12, क्योंकि y का मान 12 आ रहा है, ठीक है ना, ये 12 हो गया। अभी क्या करते हैं, बिंदु मिला देते हैं। यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है, ये -2, ये -2 -4, ये हो जाएगा। अब पहले हम x का मान कितना है, 3 है तो 5 आता है, x का मान 3 लगाते हैं भाई, ये 3 इसके बीच में आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। टोटल देखो अंदर 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 है, तो ये 2.5 वाला बॉक्स जो होगा। अब 5 में भी यहाँ पर देखो ऊपर जाओ, ये 5 इधर आएगा अपना, ठीक है ना, तो ये बीचों बीच वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया अपना बीच वाला पॉइंट, ठीक है। अब ऐसे कैसे
x का मान 10 रखने से 0 आ रहा है, ये यहाँ पर आ जाएगा 0, x अक्ष पर आएगा। ठीक है, अब ये लाइन मिला देते हैं भाई, फटाफट लाल लाइन से मिला देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, ये मिल गया। इसको पीछे भी बना देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, बिंदु मिल जाए हमें। तो बस एकदम सीधी लाइन तो नहीं बनी है, थोड़ी जाड़ी हो गई है, तो इसको हटा देते हैं। ऐसा मतलब नहीं है, लाइन तो बराबर बनानी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10 से, ये लो, अभी एकदम सीधी लाइन बन जाएगी। ये बन गई सीधी लाइन। ठीक है, और अभी देखो दूसरा समीकरण है 7x - 5y = 46। इसमें x का मान 8 रखा तो -2 आया। 8 पे -2 भाई, ये 8 पे -2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये रहा, ये गलत ले लिया मैंने। 8 पर -2, ये 8, ये -2। ठीक है, ये रहा। और -2 पे 12, -2 कहाँ होगा अपना, -2 यहाँ पर होगा, और 12 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ये लो, अब इन दोनों को मिला दो भाई, ये लाइन कटेगी। अब कहाँ करती है देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये लो, बराबर आया पॉइंट। और कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर। तो ये जो बिंदु मिला हमें, देखो ये यहाँ पर जो बिंदु मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो बिंदु मिला है, ठीक है, ये इसके देखो पॉइंट देखो, यहाँ पर देखो ये 3 आ रहा है। ठीक है ना, सॉरी, ये देखो यहाँ पर ये 3 आ रहा है और यहाँ पर ये 5 आ रहा है। ठीक है, तो x का मान 3 आ रहा है, y का मान 5 आ रहा है। क्या ये सही है? देख लेते हैं समीकरण पे बैठाकर। x का मान कितना आया भाई, x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5। मान लगा के चेक कर लो, 5 × 3 = 15 और 5 × 7 = 35 आ गया ना। 15 और 35 बराबर 50 हो रहा है ना, सही है। और क्या ये समीकरण संतुष्ट होता है? ये 3 था ना, 7 × 21 और 5 × 25, 25 और 21 46 होता है ना भाई। तो अपने x और y के मान एकदम सही आ गए। x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5। ठीक है, पेंसिल का मूल्य 3 और कलम का मूल्य 5 रुपए। तो ये अपना पहला प्रश्न था, जिसके 2 प्रश्न हमने कर दिए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मतलब आपको देखो 3 प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर, टोटल 3 समीकरण युग्म दे रखे हैं। इनमें बताना है कि कौन प्रतिच्छेद करेगी, कौन समांतर होगी या कौन समपाती होगी। तो चलिए पहला प्रश्न कर लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न है हमारा, चलिए पहला प्रश्न हमने लिख दिया है। देखिए पहला प्रश्न है हमारा 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। अब देखिए एक बार मैं वापस बता देता हूँ। वैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कौन सी रेखाएं समपाती होती है, कौन सी समांतर और कौन सी प्रतिच्छेद करेगी। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए यदि A1/A2 बराबर नहीं होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो हमें C1 C2 की देखने की जरूरत ही नहीं। जब ऐसा होता है ना, तो वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है ना, एक बार, और एक हल होगा, एक बार ही प्रतिच्छेद करेगी। एग्जाम्पल कैसे लेंगे? एग्जाम्पल इसका, ये एक लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी और ये एक बार कटेगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2। मतलब ये दोनों तो बराबर आ जाते हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आता है। तब क्या होगा? तब ये होगा कि देखिए x और y के जो गुणांक है उनके अनुपात तो बराबर आ रहे हैं। x और y के गुणांक के अनुपात तो बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर नहीं आ रहे, पर हम मानते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन C1/C2 नहीं आ रहा है। तो वो जो उसका जो ये जो स्थिति बनेगी ना, इस स्थिति का ना एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं हमेशा समांतर होगी। कितना भी आगे बढ़ाओगे ये कभी नहीं कटेगी। ठीक है ना, समांतर कहेंगे इसको, समांतर भी कह सकते हैं, असंगत भी कह सकते हैं। ठीक है, असंगत, और कोई हल नहीं। ठीक है, और तीसरी स्थिति होती है जिसमें तीनों बराबर आ जाए, तीनों के अनुपात बराबर आ जाए। जो गुणांक दे रखे हैं x, y के और अचर के, वो तीनों आपस में उनके अनुपात बराबर आ जाते हैं, तब वो रेखाएं समपाती होगी। एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी। ये दूसरी रेखा इधर आ रही है। ठीक है ना, दोनों रेखाएं कितनी आगे बढ़ाओगी, छोटी से छोटी रेखा ले ले, इसी के ऊपर वो रेखा आएगी और इसमें अनंत बिंदु होंगे जो एक दूसरे को कटेंगे। तो इसके अनंत हल होंगे। सबसे पहले संगत होगी,
ये भी संगत है, ये भी संगत है। अगर कम से कम एक हल आएगा तो वो संगत होगी। इसमें भी संगत है क्योंकि इसमें अनेक हल आ रहे हैं, इसमें एक हल आ रहा है तो वो संगत है। ठीक है, तो ये तीन तो आप समझ लिए। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। देखिए पहला प्रश्न है, उसमें देखिए A1 A2 क्या है, आप देख सकते हो। ये अपना A1 हो गया, ये अपना A2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका भाग लगाते हैं, अनुपात देखते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम 5/7 देखेंगे। A1/A2 हो गया, A1/A2। ठीक है, इसी प्रकार B1/B2, ये आ जाएगा। B1 का मान -4 है तो -4 लिखेंगे, और B2 का मान 6 है तो 6 लिख देते हैं। ऐसे ही C1/C2 देखते हैं तो 8/-9। ठीक है, अब देखो A1/A2 और B1/B2 की तुलना करो। देखो 5/7, और ये कट गया 2 बार और ये कट गया 3 बार, 2 से भाग गया दोनों का। तो देखिए 2/3 आ गया, माइनस के 2/3। तो 5/7 और 2/3 दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों के अनुपात बराबर नहीं आ रहे। तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी और इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये लाइन यहाँ पर आपको लिखना है। क्या लिखना है कि चूंकि, ये लिखने के बाद चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये लाइन इधर लिखनी है। अतः ये संगत होगी, एक हल होगा, बस ये लिखना आपको। एक हल होगा, संगत होगी, और प्रतिच्छेद भी लिख देना, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ये तीनों आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब इसी प्रकार मैं दूसरा प्रश्न सीधा लिख देता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, बस बहुत ही छोटा सा काम है। प्रश्न आपको बहुत से दे रखे हैं, पर आपको करना कुछ नहीं है। A1/A2 B1/B2 निकालने। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न लिख देते हैं, दूसरे का दूसरा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरे का दूसरा। 9x + 3y + 12 = 0, और 18x + 6y + 24 = 0। ये अपना एक समीकरण युग्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर वाला संख्या है उसका दुगुना ही नीचे वाला समीकरण है। देखिए आप ध्यान से देखिए, 9 का दुगुना 18, 3 का दुगुना 6, 12 का दुगुना 24। तो ये जो समीकरण है, इसी समीकरण का दुगुना इधर लिख दिया इसने, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। अगर मैं इसको 2 से भाग दूं तो दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे ना। दोनों समीकरण बराबर होंगे तो इनकी रेखाएं भी बराबर आएगी, ऐसे कैसे, इसके ऊपर ही ये निकलेगी, तो ये समीपाती हो गई। लेकिन हम ऐसे लिख नहीं सकते। हम क्या करेंगे, हम A1/A2 B1/B2 निकालेंगे। A1/A2 कितना होगा, 9/18। ठीक है, इसी प्रकार B1/B2 निकालेंगे, यह आ जाएगा 3/6। इसी प्रकार C1/C2 निकाल देंगे, यह आ जाएगा 12/24। अब भाग दो जाता हो तो ये गया 1/2, 1/2। B1/B2 कितना आया, 1/2। C1/C2 कितना आया, C1/C2 आया 1/2। अब देखिए A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, तीनों ही आपस में बराबर आ गए। क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ये कौन सी स्थिति बन गई, ये अपनी थर्ड वाली स्थिति बन गई। देखिए जहां पर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बराबर आते हैं तो वो युग्म क्या होगा, सबसे पहले संगत होगा। संगत क्यों होगा, क्योंकि जिसके कम से कम एक हल होगा वो संगत होगा। इसमें अनंत हल है तो संगत तो होगा ही। दूसरी बात, अनंत हल। ठीक है, अनंत हल। ओके, तीसरा है समपाती। समपाती, ये तीनों लाइन लिखनी है आपको। वैसे आपको प्रश्न में दे रखा है कि प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या समपाती होगी। आपको सिर्फ ये लिखना कि वह समपाती होगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो तो भी बहुत अच्छा है, और ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आपको बस ये बताना है कि ये रेखा समपाती होगी। क्यों, क्योंकि इनके जो अनुपात है गुणांकों के, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये समपाती होगी। अब हम करते हैं इसका तीसरा प्रश्न, लास्ट। मैं यहीं पे कर रहा हूँ। देखो थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जो लाइनें मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना भी है। ठीक है ना, तो अभी तीसरा प्रश्न करते हैं। चलिए, ये अपना तीसरा प्रश्न हो गया। 6x - 3y, 6x - 3y + 10, ओके, और 2x - y, 2x - y + 9, ओके। तो ये अपना समीकरण युग्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए A1/A2 का देखिए, तो ये A1/A2 तो आ रहा है अपना 6/2। ठीक है, ऐसे कैसा B1/B2 क्या आ रहा है, -3
माइनस का ध्यान रखना भाई, और माइनस का 1, और C1/C2 क्या आ रहा है, C1/C2 आ रहा है अपना 10/9, 10/9। जो करते हैं उनको काटो, ये कटेगा 3 बार तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 3, ये कटेगा, माइनस से माइनस गया 3/1 तो इसको सिर्फ मैं 3 लिख सकता हूँ, और ये होगा 10/9। अब यहाँ पर देखिए कौन सी कंडीशन बन गई, A1/A2 तो बराबर आ रहा है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो रहा है। कौन सी स्थिति हो गई, दूसरी वाली स्थिति हो गई। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि भाई जो रेखाएं हैं वो समांतर होगी, जिसके कोई हल नहीं होगा, और वो असंगत होगी। समझ गए आप, ये रेखाएं असंगत होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना। ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि एक्चुअल में होता क्या है, जब इनके जो हल है कितनी परिस्थितियाँ बनती है और इनका मान क्या होता है, कि भाई जब गुणांक A1/A2 B1/B2 बराबर आएगा तो क्या होगा, बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, और जब तीनों बराबर आएंगे तो क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपना दूसरा प्रश्न सिर्फ इतना ही था, और वो मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आ रहा है तो लाइक करिए, वरना अगर आपको नहीं आता है तो आप वापस बोलिए, मैं आपको डिटेल से पूरा समझा के वापस वीडियो बना के समझा दूंगा। कमेंट जरूर करें भाई। चलिए अब तीसरा प्रश्न करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। भाई ये प्रश्न दूसरा ही है, बस प्रश्न संख्या बदल गया है, तीसरा हो गया, प्रश्न दूसरा ही है। वहां पर भी आपको ये बताना था कि संख्या प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या फिर संपाती होगी। वहां पर तो वो भाषाएं लिखनी थी, संपाती, समांतर या प्रतिच्छेद। यहां पर क्या लिखना है, यहां पर आपको बताना है कि संगत है या असंगत। अब संगत किसको बोलते हैं, असंगत किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये क्लियर कर दो। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 3 कंडीशन बताई थी, ठीक है ना। 3 कंडीशन में पहली कंडीशन में A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं थे, तो वो प्रतिच्छेद करेगी जिसके एक हल होगा। जिसके जो संख्या प्रतिच्छेद करेगी, देखिए मैं वापस बता देता हूँ, जैसे प्रतिच्छेद कौन करती है, एक तो ये दोनों एक बार प्रतिच्छेद करती है, सिर्फ एक बार। ठीक है, एक ये लाइन जा रही है, इसी के जस्ट ऊपर वाली एक ये लाइन जा रही है, ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। 2 लाइनें हैं, दोनों आगे बढ़ा रहे हैं, अनंत हल आ रहे हैं। और तीसरी होगी, एक तो ये जा रही है और ऐसी की ऐसी एक लाइन ये जा रही है जो समांतर हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हल आएगा संपाती, जिसमें कम से कम एक बार प्रतिच्छेदन होगा, उसके एक हल आएगा। कम से कम एक बार प्रतिच्छेद करेगी तो एक बार हल आएगा, अनंत बार प्रतिच्छेद करेगी तो अनंत हल आएगी। ठीक है ना। प्रतिच्छेद करने से मतलब है हमें, प्रतिच्छेद करेगी तो संपाती होगी, प्रतिच्छेद बिल्कुल भी नहीं करेगी तो असंपाती होगी। ठीक है, तो ये संपाती है, ये भी संपाती है, ये संपाती नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कभी कटेगी नहीं, ये दोनों समांतर है। कितना भी इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ से कितना भी आगे बढ़ाओ, ये कभी नहीं कटेगी। यहाँ से भी कितने आगे बढ़ाओ, इनके बीच में जो गैप है वो अचर है और वो चलता रहेगा, कांस्टेंट है, और वो गैप चलता रहेगा, कभी नहीं कटेगी ये। ठीक है, तो ये हमें करना है। पहला प्रश्न हमें दे रखा है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अभी A1/A2 और B1/B2 निकाल देते हैं। ठीक है, A1/A2 ये आ गया अपना 3/2। ओके भाई, ऐसे कैसे, B1/B2 निकाल दो। जो समीकरण पहले लिखते हो उसको ऊपर ही लिखना है सारे में, C1 में, A1 में, B1 में, और जो समीकरण नीचे लिखते हो A2 B2 C2 बनाते हो उनको नीचे ही लिखना है। अगर इसको ऊपर लिखते हो तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इसकी सारी संख्याएं ऊपर लिखनी है और इसकी सारी संख्या भी नीचे लिखनी है। ठीक है ना, अभी मैंने ऊपर ये लिखा है तो इसकी सारी संख्या मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो इसका जो ऊपर वाला होगा वो B1 होगा, तो B1 का मान हो गया 2 और B2 का मान हो गया -3। ठीक है, अब इन दोनों को देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3/2 है। ठीक है, 3/2 ये बराबर नहीं होगा, वो भी किसके, 2/-3 के, मतलब कि माइनस का 2/3 आ गया, तो माइनस भी आ गया, संख्या भी ऊपर नीचे हो गई, तो ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करेगी, पहली कंडीशन बन गई, एक बार प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि बराबर नहीं है तो C1 C2 को देखने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगी, एक बार करेगी, एक हल आएगा, हल एक आएगा। ठीक है, लेकिन प्रतिच्छेद कर तो रही है ना, प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब वो संगत है। यही मैंने बताया था कि ये दोनों तो हो गई संगत। क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिच्छेदन हो रहा है, ये संगत हो गई, और ये जो बची है एक, ये असंगत होगी, क्योंकि इसमें कभी भी कटेगी नहीं, असंगत। ठीक है ना, ये असंगत होगी क्योंकि ये कभी नहीं कटेगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो था उसमें हमारा आंसर आ गया कि ये जो युग्म है
ये संगत होगा क्योंकि इसका अद्वितीय हल है, एक हल है और ये एक बार प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिख देते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है अपना, मैंने लिखा 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर ना आप अगर a1 अपन a2 और b1 अपन b2 बराबर आ भी जाता है तो c1 अपन c2 को देखा जाता है। अगर c1 c2 बराबर के उधर दे रखे हैं तो उसको इधर लाना पड़ेगा। ये बराबर के उधर दे रखे हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये 9 माइनस का हो जाएगा, ये 8 भी माइनस का हो जाएगा, ये बराबर में 0 इधर हो जाएंगे। जो इधर थे बराबर के उनको इधर लाया तो चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है, ये C1 अपन C2 अब बराबर से बन गया। ठीक है, क्योंकि जो मानक समीकरण है उनमें हमें C1 और C2 को हम बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रखते थे, तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर पहले a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन a2 क्या होगा, 2/4। ऐसे कैसे b1 अपॉन b2 निकालो, ये हो जाएगा अपना -3 -6। ठीक है, ऐसे कैसे C1 अपॉन C2 निकालो, ये हो जाएगा अपना -8 -9 बट्टे -9। अब देखिए पहले a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की तुलना करो। ये तो कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। ठीक है ना, मैं साफ लिख देता हूँ इधर, इसका मान तो आ गया 1/2। ये भी 3 से 3 कट गया, ये 6 से कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो इसका प्लस का 1/2 1/2 मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर आ गए। पर c1 अपॉन c2 देखिए कहाँ है, माइनस से माइनस गया, पर 8/9 है ये तो ये तो होगा नहीं। तो ये नहीं होगा तब क्या होगा, तब ये हम कहेंगे कि जो संख्या है वो असंगत होगी। क्यों, क्योंकि हम कहते मैंने पढ़ाया आपको कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर होते हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होते ना, तो वो संख्या समांतर, वो रेखा है समांतर होगी। ठीक है, और जो वो समीकरण युग्म है वो समीकरण युग्म असंगत होगा, उसके कोई हल नहीं होंगे क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो संख्या क्या है, ये युग्म है, वो युग्म क्या है, असंगत। समझ गए। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न हमने यहाँ लिखा है 3/2x मतलब 3x अपॉन 2 और 5/3y। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 5y/3 बराबर का 7। ठीक है, बराबर का 7। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के मान निकालेंगे। इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 निकाल देते हैं, सीधा निकालते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आया, a1 का मान तो है 3/2 और अपॉन इसका अपॉन अब आया है, बट्टे में क्या है a2 का मान है 9। ओके, अब ऐसे कैसे, b1 अपॉन b2 निकालो। b1 अपॉन b2 वो क्या होगा, वो होगा 5/3। ये 5/3 तो b1 है। ठीक है, लेकिन b2 क्या है, वो है -10। ये हमने लिख दिया। ऐसे कैसे c1 अपॉन c2 का मान देखते हैं, तो ये आता है, ये देखो बराबर के उधर है ना, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी माइनस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बराबर में 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने C1 अपॉन C2 RHS में थे, उनको मैंने LHS में लाया तो चिन्ह चेंज हो गए। अब C1 अपॉन C2 क्या होगा, -7 अपॉन -14। अब देखिए जो करते हैं उनको काटो, ये 3/2 है, करते नहीं है, ये भी बट्टे का, ये भी बट्टे का। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए जैसे A अपॉन B बट्टा C अपॉन D, ये एक संख्या है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना B इंटू सी होता है और A इंटू डी होता है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए A अपॉन B, ये जो भाग है, ये भाग कैसे होता है, ये ऐसे ही तो होता है, भाग C अपॉन डी, यही तो हम लिख रहे हैं। ये जो बड़ा बट्टा था जिसको हम बट्टे बोलते हैं, ये बट्टा तो था, ये भाग का निशान होता है, और मैंने भाग का निशान लगा के C/D कर दिया। अब ये भाग का निशान है, इसको मैं अगर उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, गुणा का निशान। तो कैसे होगा, जैसे कि A/B इंटू D/C। अब गुणे का निशान आया तो यहाँ के जो ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया। तो अब देखिए A इंटू डी और B इंटू सी, मैंने यही तो बोला था कि A इंटू डी और B इंटू सी ये होगा, और यही हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, 9/1, क्योंकि 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9/1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3/2 बट्टा 9/1 हो गया, तो
तो यहाँ पर 3 जो है वो 1 से गुणा होगा और 2 जो है वो 9 से गुणा होगा, ये ध्यान रखना। ये 2 इससे गुणा होगा, 3 इससे गुणा होगा, तो 3 एकम 3 और 9 दूनी 18, तो क्या आएगा 3 एकम 3 और 9 दूनी 18। ये तो आ गया अपना A1/A2 का मान। इसी प्रकार B1/B2 का मान क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 3 दाया 30, वो भी माइनस का, तो ऊपर 5 था, ये बटा 1 में ले लो तो 5 एकम 5, 5 बटे माइनस का 30। अब देखो ये दोनों बराबर होते हैं क्या, कभी बराबर नहीं होंगे। क्यों, संख्या देखने से पता चल रही है दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, ऐसे ये जब ये बराबर नहीं है तो C1 C2 की देखने की जरूरत नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो वो दोनों रेखाएं आपस में इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी, इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो वो संख्याएं, वो रेखाएं क्या है, आपस में संगत है। सिर्फ इतना ही लिखना है, संगत है, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी विधि देखिए। दूसरी विधि क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर जो ये संख्या दे रखी है 3/2 और 5/3, अगर मैं इन 3 और 2 का एलसीएम ले लूँ, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो फिर ये जो भिन्न में जो संख्या दे रखी है उसको मैं सरल समीकरण में बना सकता हूँ। जो भिन्न में समीकरण दे रखा है उसको सरल समीकरण बना सकता हूँ। कैसे, देखिए जैसे कि 2/3 है और 5/3 है, ठीक है, सॉरी 3/2 है और 5/3 है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 और 3 जो हर में है उनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 दोनों अभाज्य संख्या है तो इनका गुणा ही इनका एलसीएम होगा। और इसका HCF क्या होगा, HCF तो 1 होगा, ठीक है, लेकिन एलसीएम 6 होगा। तो एलसीएम इनका 6 आ गया, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर लसअप लेता हूँ, 6 लसअप आ गया। अब क्या होगा, अब देखिए 2 तिया 6, 3 बार गया, अब 3 तिया 9, तो ऊपर कितना हो जाएगा 9x, ठीक है। अब इसी प्रकार प्लस का चिन्ह था तो प्लस, अब ये 3 का भाग 6 में 2 बार गया, फिर 2 पंजे 10, ऊपर 5 था तो 2 पंजे 10, तो प्लस का 10y, ठीक है। और फिर क्या आ गया, माइनस का 7, तो 7 के नीचे कितना है, 7 के नीचे 1 है, तो 6 एकम 6, 6 बार गया। उसके बाद देखिए 1 का भाग 6 में दिया, 6 बार गया, फिर 6 इंटू 7 7×6 42, तो माइनस का था, माइनस का 42, ठीक है, बराबर का 0। अब ये भाग में था, यहाँ पर गुणे में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये इसको मैं हटा देता हूँ। अब दूसरा समीकरण क्या था, 9x माइनस 10y और माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को क्या बराबर आते हैं, 9/9 तो आ जाएगा, A1/A2 तो 1/1 आएगा, ठीक है, लेकिन B1/B2 क्या हो जाएगा, 10/-10, ये प्लस माइनस का लोचा हो गया, तो B1/B2 1/1 नहीं आएगा, 1/-1 आएगा, जिससे क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ सही ढंग से। A1/A2 क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बराबर में 9/9, ठीक है। ऐसे ही B1/B2 क्या हो जाएगा, B1/B2 हो जाएगा 10/10, लेकिन ये जो 10 है वो माइनस का है, तो ये माइनस का 10 हो गया, समझ गए। तो ये तो 1 हो गया, 1/1, ये भी 1/1 होगा लेकिन माइनस का, तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो हम क्या कह सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब बराबर नहीं है तो इनका एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। संख्या संगत बतानी है तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं वो आपस में संगत होगी, ये समीकरण युग्म एक संगत युग्म है, समझ गए। चलिए हम चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न आपको ऐसा दे रखा है, ये सरल भिन्न में दे रखा है, सॉरी सरल समीकरण दे रखा है, भिन्न में नहीं है। अब यहाँ पर A1/A2 देखो, तो A1/A2 इज इक्वल टू 5/-10, ये माइनस का ध्यान रखना। अब ऐसे ही B1/B2 क्या कर लेंगे, माइनस का 3/2, सॉरी 3/6, और C1/C2 ये आ जाएगा, ये देखो ये बराबर में इधर माइनस का है, सॉरी प्लस का है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये बराबर में माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। अब देखिए C1/C2 कितना आ गया 11/22, और ये जो 11 है वो माइनस का है तो ये माइनस लिख दिया। अब देखो ये 1/2, तो इसका मान तो आ गया, A1/A2 का मान क्या आ गया -1/2, क्योंकि ये नीचे जो संख्या है वो माइनस की है तो वो ऊपर भी हो सकता है -1/2। अब ये भी 1/2 हो रहा है और कितने का है -1/2, ठीक है।
और जो नीचे संख्या है वो 11/12 है, सॉरी 11/22 है, ठीक है, ये 22 है और किस में है, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगी, -1/2। तो ये तीनों बराबर आ गए। जब तीनों ही A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों ही समीकरण तीनों ही गुणांक के अनुपात बराबर आते हैं तो संख्या, और इसका आरेख भी कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये जो ग्राफीय आरेख है वो इस प्रकार से बनेगा। तो इसके अनंत हल होंगे और हम सीधे यही कहना चाहे तो ये जो युग्म है, ये चौथा युग्म है वो एक संगत युग्म है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर संपाती है, समझ गए? तो ये समीकरण युग्म जो है वो एक संगत युग्म है, ठीक है। चलिए अब पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न तो देखिए मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ, किताब से देखिए, किताब में ध्यान दीजिए। प्रश्न है 4/3, चलिए भिन्न में है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बराबर 12। अब देखिए यहाँ पर देखिए भिन्न दे रखा है, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी इसको सरल समीकरण में बना सकते हैं। तो ये 3 के नीचे कुछ है नहीं है तो हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1। अब 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 3, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं 3। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि ये 3 तो एलसीएम आ गया, अब 3 एकम 3 एक बार भाग गया, वो 1 4 से गुणा होगा तो 4x हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर 3 एकम 3 3 बार गया और फिर 3 दूनी 6y, ये 2 बार गया, 6y हो गया। और बराबर में जो माइनस था, प्लस का 12 था, 8 था, वो इधर आएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा, बराबर में 0 कर लेते हैं और ये बन जाएगा 3 एकम 3 और 8 3 24, ये बन गया 24 बराबर में 0। ये भाग में 3 है, यहाँ पर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो गुणा होने से ये 3 0 में गुणा होगा 0 बन जाएगा, तो ये 3 मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये अपना पहला समीकरण कुछ इस प्रकार से बन गया। दूसरा समीकरण कुछ यहाँ से वापस लिख देता हूँ मैं, 2x + 3y माइनस, बराबर में इधर था प्लस का, माइनस इधर आ गया तो 12 बराबर 0। ये लीजिए हमारे दोनों समीकरण बन चुके हैं। अब इसकी तुलना कीजिए, देखिए A1/A2 करेंगे तो 2/1 आएगा, B1/B2 करेंगे तो 2/1 आएगा, क्योंकि 3 का भाग 6 में जाता है, 2 का भाग 4 में जाता है, 2 बार। अब C1/C2 करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 12/24 हो जाएगा, नहीं 24/12 होगा तो 2/1 हो जाएगा। तो तीनों के बराबर आ रहे हैं, 2/1 2/1 2/1। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो समीकरण हैं उनकी जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के संपाती होगी और इसके अनंत हल होंगे, और ये जो समीकरण युग्म है वो एक संगत युग्म है। बस इतना ही करना है आपको, बस यही लिखना है। मेन चीज़ है A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये सही ढंग से करना है ताकि आपको सब पता चल जाएगा। और जो ये चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। चलिए अब चौथा प्रश्न करते हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न कहता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। वही प्रश्न है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात करने हैं ग्राफीय विधि से, और पहले ये देखना है संगत है या असंगत। देखो संगत होगा तो या तो अनंत हल होगे या एक हल होगा, जो भी होगा देख लेंगे, ग्राफीय विधि से हम उनके हल निकाल देंगे। दूसरा है अगर असंगत हो गया तो 2 समांतर रेखाएं आएगी, 2 समांतर रेखाएं आएगी तो कभी कटेगी नहीं, हल ही नहीं आएगा, तो इनका ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यही कहा है कि अगर संगत है तो ही ग्राफ बनाओ। तो 4 प्रश्न दे रखे, देखते हैं कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। पहले हम ये देख लेते हैं, पहले पहला प्रश्न कर देते, चौथे का पहला प्रश्न क्या है। अब देखिए भाई बहुत ही अच्छा समीकरण है, देखने से पता चल गया कि जो पहला समीकरण है वो दूसरे समीकरण का आधा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो दूसरा समीकरण है वो पहले समीकरण का दुगुना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें तो ये देखना है संगत है या असंगत है। अगर संगत हुआ तो ग्राफ विधि से हल करेंगे, नहीं हुआ तो हमारा काम तो खत्म, प्रश्न वहीं पे खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना। चलिए देखते हैं पहले क्या होता है, A1/A2 निकाल देते हैं। A1/A2 अपना कितना है, A1/A2 1/2, सही है, ओके। अब B1/B2 निकाल दो, B1/B2 कितना आ गया, B1/B2 आ गया 1/2 फिर से, वो भी प्लस का, ओके। अब C1/C2 देखिए ये बराबर के इधर है, इनको इधर लेके आ जाओ, ये -5 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब तो ये दोनों माइनस के हो गए, तो C1/C2 क्या हो गया, C1/C2 हो गया 5 बटे -5 बटे -10, कट गया तो क्या हो गया, दोनों प्लस हो गया, 1/2 आ गया।
A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2, C1 अपॉन C2 1/2, मतलब कि तीनों A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 तीनों ही बराबर है, अतः लिखा है यह समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है ना, ये तो है संगत होगा तो क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा भाई, ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ कैसे खींचते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, दोनों समीकरण ले लो, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब सबसे पहले हम मान रखेंगे, माना x का मान, देखो x का मान हम क्या रखें कि y का मान आसानी से निकल जाए, 0 रख दो, x का मान 0 रख दो, x का मान 0 रखा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x इजिकल टू 0 तो क्या हो गया, ये हो गया 0, 0 हो गया तो 5 का y का मान 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 5 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो टेबल बना दो, सीधी बना रहा हूँ मैं तो, आपको आता है सब। टेबल के मान देख लेते हैं, ये x ये y। अब x का मान 0 रखा तो y का मान 5, 1 रखोगे तो 1 रखने से 4 आ जाएगा। देखो 1 रखा तो 1 माइनस 5 माइनस का 4 वो वहाँ जाएगा तो प्लस का 4, तो y का मान प्लस का 4 हो जाएगा। 1 रखने से 4 आ रहा है, ऐसे कैसे 2 रखोगे तो 3 आएगा, ऐसे कैसे 3 रखोगे तो 2 आएगा, बस 1 बढ़ रहा है तो 1 घट रहा है नीचे। अब दूसरी टेबल बना दो, दूसरी टेबल में क्या आ जाएगी, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x का मान अब 0 रखो, x का मान 0 रख दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम समीकरण बनेगा। यहाँ पर 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो y का मान 10/2 हो जाएगा, 5 आएगा, वो भी प्लस का। तो टेबल एकदम सेम बन रही है भाई, x और y। 0 रखा तो 5 आया, 1 रखा तो 4 आया। देखो 1 रखो, अगर 1 रखा तो 2 एकम 2 प्लस 2y बराबर में प्लस का 10 हो जाएगा, ये 10 वहाँ चला गया। अब ये 2 भी चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, तो y का मान क्या हो जाएगा, ये तो 2 गुणे में था, यहाँ पर भाग में आएगा तो 4 दूनी 8 होगा ना, 4 दूनी 8, तो 4 आया ना 1 रखने से। ऐसे कैसे 2 रखोगे तो 3 आएगा, और 3 रखने से 2 आएगा। ये टेबल एकदम बराबर आ गई। अरे जब टेबल ही बराबर आ गई तो हमें मान रखने में क्या तकलीफ होगी, देखने से पता चल गया तो दोनों संगत है और दोनों एक दूसरे के संपाती है। हमें तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, हम बना देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अभी ग्राफ में यहाँ पर मैं पहले इसको साइड में ले लेता हूँ। चलिए अब देखिए, एक बार स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर x और y के मान दे रखे हैं। यहाँ पर देखो 0 पे 5, 1 पे 4, 2 पे 3, दोनों सेम टू सेम पॉइंट है, तो मिला देते हैं दोनों को। सबसे पहले 0 पे कितना x और y खींच देते हैं। अब देखो माइनस में तो कुछ है नहीं, तो कहीं से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहीं से ले रहा हूँ। ठीक है, ये हुई अपनी y x, और ऐसे कैसे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, माइनस में है नहीं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हो गई अपनी एक्स एक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो 0 पे 5, x का मान 0 तो y का मान 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लो भाई। अब देखो 1 पे 4 आ रहा है, ये लो 1 पे 4, 2 पे 3 आ रहा है, 2 पे 3। ठीक है, और फिर 3 पे 2 आता है, ये लो 3 पे 2, फिर 4 पे 1 आता है, ये 4 पे 1, और फिर 0 पे 5 आता है, तो 0 पे 5 पे 0 आता है, तो 5 पे 0। मतलब कोई मिला के सीधी नीचे चल रही है यहाँ से सीधी, तो हम चला देते हैं इसको यहाँ से सीधा, ये बराबर नीचे आ गई। अब रही दूसरी बात, दूसरी जो लाइन होगी वो इसी के जस्ट ऊपर होगी भाई, वो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर खत्म होगी, कहीं से सीधी सीधी चलेगी बस। अब देखो जो हरी लाइन है वो लाल लाइन को छुपा रही है, क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के जस्ट ऊपर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट बनाता हूँ मैं, ये अपना एक पॉइंट बन गया, देखिए ये एक पॉइंट बन गया, ये दूसरा पॉइंट बन गया, तीसरा पॉइंट बन गया, चौथा पॉइंट। हमने 4 पॉइंट निकाल लेते, लेकिन मैं यहाँ पर 5-6 पॉइंट लगा रहा हूँ। ये लो, ये सारे पॉइंट हो गए। इन दोनों पे दोनों समीकरण हैं, दोनों समीकरणों के इधर नाम लिख देना। ठीक है ना, यहाँ पर दोनों समीकरणों के नाम लिख देना, यहाँ पर दोनों समीकरणों के नाम लिख देना। ये समीकरण ये है और ये समीकरण ये है। कौन से, एक तो x + y बराबर 5 और एक 2x + 2y बराबर 10। ये दोनों समीकरण यहाँ पर हो गए। तो कुल मिला के हमें ग्राफ खींचना था और ग्राफ पे निरूपित करना था, और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती है,
और संगत है, अनंत हल है, ये सब हो गया है, ग्राफ बना दिया है, ये सब लिखना भी है। तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। समझ में आया तो प्लीज लाइक करें। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लिख दिया हमने। देखिए x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। देखिए यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करेगा, ऐसा लगेगा हमें ये दुगना है, दुगना नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, हम अपना देखेंगे कि ये संगत है या असंगत है। उसके लिए क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे और फिर c1 अपॉन c2 निकालेंगे। बराबर में 8 और बराबर में 16 है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ ताकि ये माइनस के हो जाए और फिर हमें पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बराबर 0 बराबर 0। अब देखिए a1 अपॉन a2 क्या हो गया, ये 1 है ये 3 है, तो क्या हो गया 1/3, दोनों प्लस के थे, प्लस का। अब b1 अपॉन b2 क्या हो गया, माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 3। और c1 अपॉन c2 क्या हो गया, माइनस का 8 माइनस का 16 बराबर माइनस का 8 माइनस का 16। कट रहे हैं, नहीं कट रहा है, 1/3 1/3, ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया और ये कट गया, 8 एकम 8 8 दूनी 16, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो बराबर में क्या आया 1/2। देखो 1/3 1/3 तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1/2 रहा है। मतलब कौन सी कंडीशन बन गई, कंडीशन ये बन गई कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब दोनों चर के जो गुणांक है उनके अनुपात तो बराबर आते हैं, लेकिन जो अचर होता है उनके गुणांक बराबर नहीं आते हैं। तब वो कौन सी रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे के समानांतर रेखाएं होगी जो कभी नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो वो जो रेखाएं हैं वो असंगत होगी और जिसके 0 हल होंगे, सिर्फ 0, एक भी हल नहीं होगा। तो ऐसी रेखाओं को असंगत कहते हैं और असंगत रेखाओं को हमें ग्राफ के द्वारा निरूपित करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए, समझ गए तो लाइक करो। चलो ये दूसरा प्रश्न अपना हो गया। तीसरा प्रश्न करते हैं। देखिए आप चौथे का तीसरा प्रश्न है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखना है कि भाई संगत है या क्या संगत। संगत होगा तो हमें ग्राफ के द्वारा निरूपित करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, हल भी क्या करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए a1 अपॉन a2 लिख देते हैं 2/4, प्लस के हैं तो प्लस के। b1 अपॉन b2 क्या हो गया, प्लस माइनस हो रहा है भाई ये, ठीक है ना, प्लस माइनस हो रहा है, तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 2, ठीक है। और c1 अपॉन c2 क्या हो गया, -6 -4, ये तो हो गया प्लस और ये कट गया 3/2, ये दोनों नहीं कटेंगे, ये भी कटेगा ना 1/2। a1 अपॉन a2 1/2 है, 1/2। b1 अपॉन b2 भी 1/2, लेकिन माइनस का है। मतलब क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्यों, क्योंकि ये 1/2 प्लस का है लेकिन ये 1/2 माइनस का है, तो ये तो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो दोनों बराबर थोड़ी ना हुए। तो जब बराबर नहीं हुए तो हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब क्या होगा, अब हमें कह सकते हैं कि ये दोनों क्या रेखाएं हैं, ये दोनों संगत हैं और एक बार प्रतिच्छेद करेगी ऐसे, जिसका एक हल आएगा, सिर्फ एक हल, और हम वो ज्ञात करेंगे। तो जो पहला प्रश्न किया था ना उसमें अनंत हल थे, x का मान y का मान कुछ भी रखो बराबर आता था, ठीक है ना, अनंत हल थे। पर यहाँ पर क्या होगा, एक हल आएगा। अब वो हल हमें निकालना पड़ेगा कि कब x आएगा, x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, वो हम यहाँ निकालेंगे। वहाँ पे नहीं निकाला क्योंकि वहाँ पर जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अनंत हल थे। अभी देखो यहाँ पर हम समीकरण बनाए, टेबल बना देंगे। टेबल कैसे बनेगी, देखिए टेबल बनेगी 2x प्लस वाई, मैं एक बार वापस समीकरण यहाँ लिख देता हूँ, 2x प्लस वाई बराबर 6 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर 6। और इसकी टेबल ऐसे बना देते हैं। अब देखो x का मान 0 रखो तो y का मान 6 आता है, देखिए ये x ये y। अब देखो क्या हुआ, ये 0 हो गया तो y का बराबर 6 आ गया, 0 करने पे 6 आ गया। इस बार इसको 0 रखो, जब y का मान 0 रखते हैं, 0 रखते हैं y का मान, तो 0 रखने से क्या हो गया, ये भाग गया 3 बार तो 3 आ गया। एक बार एक और निकाल देते हैं, y का मान 1 रखते हैं, नहीं सॉरी x का मान 1 रखते हैं, 1 रखने से 2 एकम 2, तो 2 गया 4, तो y का मान 4। तो x का मान 1 रखा तो y का मान 4, बस बहुत इतना मान, इतने मान बहुत है, ठीक है। अब ऐसे कैसे दूसरा समीकरण लिख देते हैं, 4x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। इसकी भी टेबल बना देते हैं, ये लो टेबल बन गई, ये x ये y। देखो x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया, -2। जब x का मान 0 रखा ये पूरा 0 हो गया,
ये 0 हो गया तो y का मान क्या हो जाएगा 2/4, 4/2, तो 2 कटा और माइनस का 2 आएगा। देख लीजिए आप पक्षांतर करके, यही आएगा। अब y का मान 0 रखो, जब y का मान 0 रखता हूँ तो क्या होता है, ये 0 रखा तो x का मान क्या आ गया 1। कैसे कि 4/4 1। अभी y का मान 1 रखो, 1 रखने से क्या होता है, y का मान 1 रखने से 2 एकम 2 और वो वहाँ पर माइनस का आ जाएगा। y का मान 4 रखो, सॉरी 2 रखो, 2, y का मान अगर 2 रखते हैं ना तो क्या होगा, देखो 2 दूनी 4, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और x का मान कितना आ जाएगा 2, 2 रखने से 2 आ गया। चलो ये तो अपना हो गया। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, 0 रखने से क्या हो गया, 0 रखने से y का मान -2 आएगा, सही है। 0 y का मान 0 रख दिया तो x का मान 1 आएगा, सही है। और जब x का मान 2 रखता हूँ तो 4 दूनी 8, फिर वो 8 वहाँ पे जाएगा तो -4 बन जाएगा और फिर ये -2 -4 कटेगा, -2 माइनस कट गया, +2, सही है। टेबल बन चुकी है। चलिए अब ग्राफ में हम इसको बना देते हैं, टेबल के मान लगा देते हैं। चलिए अब ग्राफ में हम आ चुके हैं, यहाँ पर x और y खींच दिए। देखो यहाँ पर y का मान -2 भी दे रखा है तो हम y का मान -2 लेंगे तो चलो ये तो आ जाएगा यहाँ पर -2, ठीक है। और दूसरी बात y का मान 6 भी है तो 6 भी आ जाएगा। चलिए मान लगा देते हैं हम। सबसे पहले ये समीकरण लेते हैं, ठीक है ना। ये समीकरण यहाँ पर 0 पे 6 है x का मान 0 तो y का मान 6 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये अपना एक बिंदु हो गया, ठीक है। ये नीचे वाला बिंदु मत गिनना भाई, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो वापस 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा क्या है, 3 पे 0, x का मान 3 होता है तो y का मान 0, तो ये 1 2 3, ये x का मान तो 3 हो गया, y का मान 0 हो गया, ठीक है। अब 1 पे 4, तो जब मैं x का मान 1 लेता हूँ, ये लो 1, तो ये y का मान 1 2 3 4, ठीक है। रेखा एकदम सीधी आ रही है, इसको मिला ही देते हैं। चलिए ये मिल गई रेखा, यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। अब दूसरी रेखा क्या है, दूसरी रेखा है x। देखिए यहाँ पर x का मान 0 है तो y का मान -2 है, तो ये 0 और -2 कहाँ आता है, वो यहाँ आता है, ठीक है। ये लो आ गया। अभी यहाँ पर देखिए वापस 1 पे 0 है, x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 0 आता है, ये यहाँ पर आएगी रेखा भाई, ठीक है। और 2 पे 2, तो ये अपने 2, ये देखो यहाँ पर मिल गई भाई, ये यहाँ पर मिल गई लाइनें। मैं देखो यहाँ पर पॉइंट में कलर ब्लैक लेता हूँ और ब्लैक कलर से मैं आपको निशान लगा, देखो 2 पे 2 आ रहा है ना, तो ये 2 पे 2 यहाँ पर कट रही है, तो ये लाइनें कहाँ कट रही है, ये दोनों 2 2 पे कट रही है। मैं इसको मिला के आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ये एक्स अक्ष से होते हुए ये यहाँ पर कटी भाई, कहाँ पर कटी देखो। अब यहाँ पर कटने से क्या हो गया, इसके देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष कितने, ये एक्स अक्ष के सापेक्ष देखे तो 2 पॉइंट आगे चले और वाई अक्ष के सापेक्ष देखे तो 1 2 और 1 2, मतलब एक्स अक्ष का मान भी 2 है और वाई अक्ष का मान भी 2 है यहाँ पर। तो इस बिंदु के मान क्या हो जाएंगे, इस बिंदु के मान होंगे 2,2, ठीक है। ये इसके मान हो जाएंगे भाई। अभी आपको यहाँ पर मैं सही ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। तो ये अपना ग्राफ हो गया। ये जो रेड लाइन में है वो है 2x + y = 6 और जो ब्लैक लाइन है वो है 4x - 2y = 4 और इसके जो x और y के मान आ गए वो क्या हो गए 2,2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x = 2 और y = 2 को। देखो जो x और y के मान आए वो लगाओ, समीकरण संतुष्ट होता है कि नहीं होता है। x का मान 2 लगाने से 2 दूनी 4, y का मान 2 लगाने से 2 एकम 2, 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0, हो गया संतुष्ट। अब देखो x का मान 2 लगाने से 2 चौक 8, y का मान 2 लगाने से 2 दूनी 4, तो 8 में से 4 गया 4 और फिर 4 में से 4 गया 0, तो ये हो गया 0। तो x और y के मान एकदम सही है, 2 और 2 ही आएंगे और इसके अलावा कुछ भी रख देना, ये समीकरण कभी संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि इसका एक ही हल आएगा, समझ गए। चलो तो ये अपना चौथा प्रश्न हो गया। अब चौथे का चौथा कर लेते हैं। चलिए देखिए चौथा प्रश्न है, चौथे का चौथा प्रश्न है 2x - 2y - 2, 2x - 2y - 2,
और 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। चलिए प्रश्न चेक कर लिया, आपको भी दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे संगत है क्या, संगत हो गया तो ग्राफ खींच लेंगे। तो देखिए सबसे पहले a1/a2 निकालना है। a1/a2 क्या हो गया, 2/4, 2/4। b1/b2 कर लेते हैं, ये क्या आता है, -2 -4, सही बात है, दोनों बराबर आ गए। और c1/c2 देखते हैं, -2 -5, ये बराबर नहीं आया भाई। देखो ये कट गया, कितना आया, 1/2, ये माइनस माइनस कट गया प्लस, और 1/2 आ गया प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, तो ये प्लस का 2/5। अब दिख क्या रहा है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो कैसे होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इससे क्या होगा, ये हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं। ये दोनों ऐसे जा रही है जिनके बीच का गैप एक अचर संख्या है जो कभी नहीं इनको मिलने देगी, ये कभी नहीं मिलेगी, कितना भी आगे बढ़ाओ ये कभी नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, तो इनके आंसर 0 होंगे, इनके जो हल है वो 0 होंगे, और ये रेखाएं असंगत होगी। सिर्फ इतना सा मेन है, असंगत है तो इनका ग्राफ में खींचने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राफ में खींच भी देना आप, इन दोनों के टेबल बना के टेबल का मान लगा देना आप, जो ग्राफ बनेगा ना वो एकदम सीधी सीधी रेखा बनेगी, कटेगी नहीं, सही बनाओगे तो नहीं कटेगी। चलिए तो ये चौथा प्रश्न हो गया। चलिए पांचवा प्रश्न करते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ क्या लिखा हुआ है, पांचवा प्रश्न कहता है, ये शब्दों में दे रखा है, पहले प्रश्न की तरह ही है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और कॉमा देके लिखा हुआ है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं सबसे पहले ज्ञात करनी है। विमाएं क्या होती है, सबसे पहले ये पता करो। देखो विमाएं वो होती हैं जो, जैसे हम आयत होता है तो आयत की विमाएं क्या होगी, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और 2 कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन या फिर ऐसे कहते हैं 2 हिंट दे रखे हैं, उन हिंट से हम एक्स और वाई के मान ज्ञात कर लेंगे। पर ज्ञात तो हम ग्राफ से करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी विधियां करते आए हमने ग्राफ विधि से ही किए ना, तो हम ग्राफिक विधि से ही करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहला प्रश्न में आपको देखो समझा देता हूँ। प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हम पहले वो मान लेंगे। तो प्रश्न 5 का देखिए, माना, क्या मानेंगे कि आयत लिखे या आयताकार बाग लिखे, आयताकार बाग की लंबाई तो ज्ञात करनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, x मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखी है। हम ऐसे आयताकार बाग की चौड़ाई भी तो ज्ञात करनी है, वो कितनी हो जाएगी, y मीटर। आप चाहो तो l और b भी ले सकते हो, ठीक है ना, l और b भी ले सकते हो, x और y भी ले सकते हो, t s भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि x y से ही हम कर रहे हैं तो हम x y ही ले रहे हैं। तो x और y ले लिया। अब देखिए यहाँ पर जो पहली कंडीशन है, एक बार वो पढ़ो। पहली कंडीशन क्या है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई क्या है, x, तो ये लो भाई x, और चौड़ाई क्या है, बराबर में चौड़ाई कर देते हैं y। अब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर तो हैं, लेकिन कब बराबर है, जब चौड़ाई 4 मीटर अधिक करोगे तो लंबाई के बराबर होगी। मतलब क्या कहा है कि जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक ये है, लेकिन ये इसके बराबर कब होगी, जब इसमें 4 जोड़ोगे तो ये दोनों बराबर होंगे। देखो जो चौड़ाई है, लंबाई है वो 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक चौड़ाई है, लंबाई है, x ज्यादा है 4, तो ये कभी भी इस y के बराबर नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता, या तो इसमें से 4 कम नहीं करोगे या फिर इसमें 4 बढ़ा नहीं दोगे, समझ गए, ये दोनों बराबर करने हैं ना। ये मतलब ये मान लीजिए 12 है, ठीक है, ये 12 है और ये कितना हमें नहीं पता, लेकिन ये जो 12 है ना, इससे 4 कम ये है, तो ये 8 कब होगा, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। अब यहाँ पर y और x को बराबर कब करेंगे, या तो 8 में 4 जोड़ेंगे या फिर 12 में 4 घटाएंगे, यही होगा ना। तो इनको बराबर करने के लिए मैं y में 4 जोड़ूंगा, ये ध्यान रखना, x में 4 मत जोड़ देना वरना गलत हो जाएगा। अब देखिए ये अपनी पहली कंडीशन हो गई, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं x माइनस वाई, ये y इधर लेके आ गया, बराबर का क्या हो गया 4, तो इससे क्या हो गया, ये एक सरल रेखिक समीकरण बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए ये कंडीशन तो 1 हो गई, ये कंडीशन जो थी ये 1 हो गई। अब देखिए कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 यहाँ लिखता हूँ।
दूसरी कंडीशन कहती है कि जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है पहले तो ये, चलो पहले परिमाप देखते हैं। आयताकार है, ये अपना आयत है। चलो एक बार मैं भूल गया था आपको बनाना, मैं बता देता हूँ ऐसे। ये x, ये y, क्योंकि ये लंबाई थी, ठीक है ना, ये लंबाई अपनी x मीटर और ये चौड़ाई अपनी y मीटर, ठीक है। अब देखिए विमा क्या होती है, ये विमा है, ये विमा है, ये विमा है, ये विमा है, ये y है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो ये विमाएं हो गई, ये हमें ज्ञात करनी है। अब ये बोला अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, पहले परिमाप देखते हैं। परिमाप क्या होता है, इस बिंदु से स्टार्ट होते हुए एक पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस यहाँ पर आते हो तो जो दूरी तय होती है उसको हम परिमाप बोलते हैं। तो कितनी दूरी होती है, 2x और 2y। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए पहले परिमाप क्या होता है, परिमाप, इस आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक x प्लस y, क्योंकि इनकी जो विमा है वो x और y है। तो ये तो हो गया हमारा, कितना है, नहीं ये नहीं दे रखा है हमें, तो अर्ध परिमाप दे रखा है। ये परिमाप, अगर परिमाप हम इसको बोलते हैं 2x प्लस 2y, ठीक है। 2 कोष्टक x प्लस y भी लिख सकते हो, या इसको अंदर भेजोगे तो 2x 2y, ठीक है। अब ये परिमाप है, हमें कहा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा, ये लो इसका आधा कर दिया तो ये 2 से 2 कट गया, तो कुल मिला के क्या बढ़ गया, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या हो गया, x प्लस वाई अपना हो गया 36 मीटर। क्यों, क्योंकि प्रश्न कह रहा है, तो हमें क्या करना, ये तो प्रश्न कह रहा है। तो ये हो गया 36, ये हो गया अपना समीकरण 2, ये कंडीशन 2 से समीकरण 2 बन गया। अब हम यहाँ टेबल बनाएंगे, x और y के मान ज्ञात करेंगे, जिससे कि देखेंगे क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं कि संगत है या असंगत। देखो 1/1 और यहाँ -1/1 दोनों बराबर नहीं है ना, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, मतलब 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/-1 के, ठीक है। तो ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेगी, कहाँ करेगी अब देखते हैं। अब देखिए पहले हम टेबल बना देते हैं, पहले इसकी टेबल बनाता हूँ मैं। इसकी टेबल देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मान लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये x और y, x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ, नहीं y का मान मैं रखता हूँ, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना है, 4। ये लो भाई, y का मान 0 तो x का मान 4। अगर y का मान 1 रखता हूँ तो ये 1 माइनस में वहाँ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 1 रखने से 5 हो गया, ठीक है। मैं 1 नहीं रखता हूँ, मैं ऐसा मान रखता हूँ जिससे कि दूसरा समीकरण भी हमें सही ढंग से मिलता रहे, ठीक है ना, क्योंकि परिमाप हमें सही ढंग से लेना पड़ेगा। मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है, x का मान मैं लेता हूँ 4, y का मान 4 लेता हूँ, तो ये 4 यहाँ पर जुड़ के 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, अभी मैं ना 8 लेता हूँ, या ऐसा करता हूँ मैं x को 0 ले लेता हूँ। x को अगर 0 लेता हूँ तो y का मान क्या होता है, -4, ये लो -4, ठीक है। अब ऐसे कैसे इसकी टेबल बना देते हैं। ये मान भाई देख लो, ध्यान से रट लो, बहुत अच्छे मान ही है, क्योंकि इससे आपका जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए अगर मैं x का मान में है ना, यहाँ पर मैं लेता हूँ 1, तो ये 35 होगा। ऐसे मान मत लो जिससे कि हमें तकलीफ हो, आप ऐसे मान लो जिससे कि आराम से सरल हो जाए। मैं अगर x का मान मैं 20 लेता हूँ, अगर मैं x का मान 20 लेता हूँ तो जब ये 20 इसमें से कटेगा तो 16 बचेगा, सही है ना, सही है। अगर मैं 16 लेता हूँ तो ये 16 में से 16 यहाँ 36 में से 16 जाएगा तो 20 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर और क्या ले सकते हैं, 4 और जोड़ दो। अगर मैं यहाँ पर 12 लेता हूँ, ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा। ऐसे बस बहुत है 3 मान। अब मैंने ऐसे मान क्यों लिए, क्योंकि मैं जो पैमाना है ना, मैं पैमाना क्या लूँगा, एक बॉक्स बराबर होगा 4 मीटर के, क्योंकि हमें पैमाना मीटर में लेना है। तो एक बॉक्स जो है एक्स अक्ष का और वाई एक्स और वाई एक्स दोनों का जो एक बॉक्स होता है वो हम 4 मीटर का लेंगे। देखना आप कैसे होता है। अब हम ग्राफ में चलते हैं और पैमाना खींच लेते हैं और फिर इसका सरल करते हैं, ठीक है। चलिए ये लीजिए, ये अपना एक्स अक्ष और वाई एक्स हमने खींच दिया है, और मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे आइए, यहाँ पर देखिए x का मान 4, 8, 4, -4, 20, 16 ये सब 4 से विभाजित होते हैं। तो जो एक बॉक्स होगा वो 4 के बराबर होगा। कैसे, जैसे कि ये x अक्ष है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अक्ष चेंज कर लेता हूँ,
यहाँ पर देखिए ये जो एक बॉक्स है इसको मैं 4 लेता हूँ, ये दूसरा बॉक्स है इसको मैं 8 लेता हूँ, ये तीसरा बॉक्स है इसको मैं 12 लेता हूँ, ये चौथा बॉक्स 16, ये बॉक्स हो गया 20, और ये 24, ये 28, और ये 32, और ये 36। ठीक है, ऐसे कैसे, ये जो बॉक्स होगा ये 4, ये 8, ये 12, ये 16, और ये 20, ये 24, और ये 28। ठीक है, बहुत है। और देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो y का मान है वो -4 में भी दे रखा है, तो यहाँ पर y का मान -4 में भी चाहिए, तो y का मान -4 कहाँ होगा, ये यहाँ पर देखिए -4। ठीक है, ये हमें -4 मिल गया, मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पर -4। ठीक है, ये -4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर टेबल पर देखिए x का मान तो मैंने लिया है 4, x का मान 4 लिया तो y का मान 0 आया, तो x का मान 4 तो y का मान 0 कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ये लो मैंने खींच दिया। ठीक है, अब 8 पे 4, x का मान 8 कहाँ पे, ये रहा, तो y का मान 1 ऊपर चला, ये लो ऊपर चला, ये लो भाई। अभी क्या है 0 पे -4, अभी मैं x का मान अगर 0 लेता हूँ तो y का मान कहाँ आता है, ये यहाँ पर -4, तो ये अपनी रेखा जो है वो सीधी सटाक बन गई भाई। देखिए मैं बना देता हूँ, ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, ये लो, और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, अभी दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरी रेखा देखिए, यहाँ पर देखिए 20 पे 16, 16 पे 20, तो 20 कहाँ अपना, ये रहा 20, ये 20, और यहाँ पर 16, ये 16, ये 20 पे 16, ये लो यहाँ पर मिल गए भाई, हमारे तो x और y के मान यहीं पे आ गए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहीं पे मिल गए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 20 पे 16, ठीक है ना, ये यहाँ पर एक पॉइंट मिला था हमें, ये लो। दूसरा कौन सा है, 16 पे 20, तो ये 16 और ये 20, ये लो भाई, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया। फिर है 12 पे 24, 12 किधर है, ये 12 और ये 24, ये लो भाई। अब इसको हम मिला देते हैं, देखना कट तो गए, हमें दिख गया वो, तो वहीं पे बिंदु ही वहीं मिला हमारा जहाँ कटा था, तो इनको मिलाने से ये रेखाएं यहाँ पर आपस में कट गई। अभी एक बार ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर देखिए ये लाइन चल रही है, ये लाइन चल रही है, और ये लाइन चल रही है, और ये लाइन चल रही है। इन चारों के बीच में देखो ये यहाँ पर दोनों, ये आसमानी और रेड लाइन यहाँ पर कट रही है, तो इससे क्या पता चला कि ये जो x और y के मान है वो यहाँ पर होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो x का मान कितना है 20 यहाँ पर, और यहीं पे अगर इधर देखें तो y का मान क्या है 16। ठीक है, 16 और 20, तो ये अपने दो मान आ गए। कौन से मान है, ये x का मान तो क्या हो गया अपना 20, देखिए 20 आया ना, हाँ, और y का मान क्या आ गया 16। अगर ये मान हम यहाँ पर लगाते हैं तो हमारे समीकरण संतुष्ट होते हैं कि नहीं, आप देख लो 16 और 20 कितने होते हैं, 16 और 20 होते हैं 36, तो ये 16, सॉरी ये 20 हो गया, ये 16 हो गया, तो अगर हम यहाँ पर 16, ये 20 हो गया, ये 16 हो गया, इन दोनों को जोड़ते कितना होता है 36 होता है। और अगर मैं 20 में से 16 घटाता हूँ, 20 में से 16 घटाता हूँ कितना आता है 4, तो यही तो मैंने किया था, 20 में से 16 घटाया तो 4 आ गया, तो आगे समीकरण संतुष्ट हो गए, मतलब x और y के मान एकदम सही है। हमें विमाएं ज्ञात करनी थी, हमने विमाएं ज्ञात कर ली। तो ये अपना 5वां प्रश्न है, ग्राफ के द्वारा हमने सरल किया। ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए छठा प्रश्न करते हैं। देखिए छठा प्रश्न लिखा हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि दो चरों में एक ऐसी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो या संपत्ति रेखाएं हो। देखिए ये प्रश्न वही हो गया जो, मतलब ऐसा है कि इस प्रश्न में हमें खुद को एक प्रश्न बनाना पड़ेगा जिसके उत्तर दे रखे हैं और प्रश्न हमें बनाना पड़ेगा। मतलब समीकरण एक दे रखा है, दूसरा समीकरण हमें ज्ञात करना है और ऐसा समीकरण लिखना है, एक एग्जाम्पल में एक ऐसा समीकरण लिखना है जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं ना। पहले तो मैं समीकरण उतार देता हूँ। पहले तो अभी मैं आपको बता दूँ, अगर आपको आज अभी भी पता नहीं चला है
कि प्रतिच्छेद क्या होता है, संपाती क्या होता है, समांतर क्या होता है, तब तो भाई पुराने प्रश्न वापस पढ़ो तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखियो आपको एक समीकरण दे रखा है, ये एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, ये इसकी रेखा, ये एक रेखा हो गई इसकी। अब एक ऐसी समीकरण और बनानी है जिसकी ऐसी रेखा होनी चाहिए जो थोड़ी तिरछी हो और इसको एक पॉइंट पे कट जाए। ये पहली कंडीशन है, प्रतिच्छेद करेगी, ये इससे प्रतिच्छेद हो जाएगी। अब देखो पहली कंडीशन करते हैं, हम आंसर लिखते हैं और पहला आंसर क्या, प्रतिच्छेद करती हो। तो पहले 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, माना दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, रैखिक समीकरण क्या हो जाएगी हमारी, ax + by + c = 0। अब देखो प्रतिच्छेद कब करेगी, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा होगा तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिलेगी। तो हमें जो समीकरण बनाया है ना वो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समीकरण युग्म प्रतिच्छेद तभी करेगा जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमारा देखो a1 और b1 तो दे रखा है, अब a2 और b2 ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से हम क्या देखो, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, सॉरी b1 हो गया, और ये जो a है ना ये a2 है, इसको a2 लिख दो, इसको b2 लिख दो, माने ही तो है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, ये b2y हो गया। अब ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। देखो ये दोनों कभी बराबर नहीं होने चाहिए इनके अनुपात, तो मतलब कि जो a2 है वो 2 के गुणज में नहीं होना चाहिए। जैसे ये 4 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये 3 भी है ना, इसके साथ साथ इसके अनुपात में बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे हम a1/a2 लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है a1/a2 = b1/b2, इस b को मैं इधर लाता हूँ, a2 को उधर लेकर जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, a1/b1 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर भी यही था, a2/b2। मतलब जो a1/a2 के, देखो a1 और b1 क्या है, 2/3। समीकरण 1 से पता चल के a1/b1 क्या है, ये हो गया 2/3। a1/b1 क्या है, 2/3, तो इज नॉट इक्वल टू a2/b2। तो ये और ये इन दोनों के अनुपात क्या नहीं होना चाहिए, 2/3 के रूप में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, ये समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 3 के अनुसार क्या हो जाएगा, के अनुसार समीकरण 2 में a2, b2 का मान का अनुपात 2/3 नहीं होना चाहिए। ये तो शब्दों में लिख दिया हमने, ये तो थ्योरी है भाई। यार मेरी राइटिंग देखिए कितनी तिरछी जा रही है, छोड़िए इसको। एक्चुअली क्या मैं तिरछा बैठा हूँ, बोर्ड भी बड़ा है तो तिरछा हो गया, छोड़ो। आपको ये तो समझ में आ गया, दिख तो रहा है ना, पहले मैं ये देख लेता हूँ। हाँ चलिए, दिख तो रहा है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया कि 2/3 के रूप में नहीं होना चाहिए, क्या a2/b2 2/3 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अब एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कुछ भी ले लो, बस 2/3 के रूप में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो एक बात बताता हूं, जैसे लो 4x + 6y - 8 = 0। अब एक चीज बताओ, 4x + 6y, तो इसको अगर मैं भाग दूंगा 4/6, तो ये क्या होगा, 2/3 के रूप में नहीं होगा। तो जब 2/3 के रूप में हो गया तो ये दोनों प्रतिच्छेद कभी करेगी ही नहीं, हमें तो प्रतिच्छेद करवानी है। तो हम ऐसा समीकरण लेंगे
तो एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक तो ले लीजिए 2x प्लस 4y, ये लो, प्लस 8, कुछ भी लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या ले लेते हैं 6x प्लस 4y प्लस 8। क्यों? क्योंकि अगर भाग दोगे ना तो 2/3 के रूप में नहीं होगे। देखो ये भी 2/3 के रूप में नहीं होगा, ये 3/2 के रूप में हो रहा है। 3/2, देखो 6/4 मतलब 3/2, तो हमें 2/3 के रूप में नहीं होना चाहिए, 3/2 के रूप में हो सकता है। तो ये दोनों समीकरण संतुष्ट करेंगे। इस समीकरण के साथ अगर हम इसकी रेखाएं काटाएंगे तो प्रतिच्छेद करेगी, एक हल आएगा। ठीक है, ये कैसे आया, ये क्यों लिखा, उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। समझ गए? अब ऐसा कैसा दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न है समांतर करनी है हमें। क्या करनी है? समांतर। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, हम यहीं से एक समझा देते हैं आपको कि समांतर कब होगी। समांतर कब होती है वैसे आपको पता ही होगा कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1 c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न, दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे में समांतर रेखाएं हो ऐसा समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, माना, अब सीधा चलता हूं मैं, मुश्किल है सीधा लिखना। ये देखिए a2 प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये अपना समीकरण 2 हो गया। अब a2 और b2 के क्या मान लाए, जिससे कि c1/c2 दोनों अलग अलग हो जाए, बाकी दोनों बराबर हो जाए। कैसे? कि भाई हम जानते हैं समांतर कब होगी, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमें करना है। a1/a2 क्या है, देखो पहले मैं ना इसको क्या कर लेता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, a1/b1 क्या हो गया, 2/3, 2/3। ठीक है, ये तो 2/3 हो गया। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, a2/b2 के, a2/b2 के। मतलब कि ऐसा समीकरण लेना है जिसमें यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर भी 2/3 के रूप में आना चाहिए कोई भी मान। ठीक है, और c जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ से देखने से पता चल रहा है c का मान कभी भी -8 नहीं होना चाहिए, c का मान -8 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो a2 और b2 है वो 3/2 के 2/3 के रूप में होने चाहिए। ठीक है ना, पहला जो प्रश्न किया था वो 2/3 के रूप में नहीं होने चाहिए थे, तभी तो प्रतिच्छेद करेगी। अभी प्रतिच्छेद नहीं करानी है, अभी दोनों रेखाएं समानांतर चलानी है, ऐसे चलानी है। तो कब होगी, जब ये दोनों कंडीशन होगी। पहले हम क्या करेंगे, यहां तक आ गए, इसको समीकरण 3 कह देंगे। अब क्या करना है, अब देखो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 की तुलना करने पर C2 इज नॉट इक्वल टू -8। क्यों, ऐसा क्यों? इसके लिए C2 जो है वो 8 -8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि C2 भी -8 हो गया तो वो रेखाएं तो संपाती हो जाएगी, जो एक दूसरे के ऊपर ऊपर हो जाएगी। क्योंकि जब हम ये भी बराबर ले रहे हैं, ये भी बराबर ले रहे हैं और ये भी बराबर ले लेंगे तो वो संपाती हो जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हम क्या कहेंगे कि C2 इज नॉट इक्वल टू -8। क्यों? कॉमा लिख, ये कॉम कोष्टक में लिख देना, समानांतर के लिए, समानांतर रेखा बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। और a2/b2 का मान भी तो हमें ऐसा चाहिए 2/3 के रूप में। तो समीकरण आप देखो 1 2 3 की तुलना कर लो और एग्जाम्पल में समीकरण दे दो। एग्जाम्पल में हम क्या समीकरण दे सकते हैं कि भाई समीकरण ऐसा होना चाहिए कि a2/b2 तो हमें 2/3 के रूप में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 2x है प्लस 3y है -8 है। अब मैं इसको तो है ना, ये सिर्फ 2 संख्या है, इसको तो मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ। ठीक है ना, और इसको मैं गुणा नहीं करता हूँ, तो इससे क्या होगा, देखना आप देखना, इसको मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4x प्लस 6y, और इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। ये लो, ये एग्जाम्पल बन गया अपना पहला। अगर आपको लगता है ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है तो आप क्या करोगे,
A1/A2 करोगे, A1/A2 क्या होगा, A1 तो क्या हो गया 2, A2 क्या हो गया 4, 2/4, B1/B2, B1 तो हो गया 3 और B2 कितना हो गया 6, 3/6। अब C1/C2 कर लो, C1 तो हो गया -8 और C2 भी -8, ये लो -8। अब क्या हुआ, ये कट गया 1/2, ये भी कट गया 1/2, पर ये कटने से +1 आ गया, तो ये दोनों तो बराबर आ गए, पर ये दोनों आधे आधे, ये तो बराबर है, पर ये 1 है, इनका दुगना है, तो ये इसके बराबर थोड़ी ना हुआ। तो C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 इज नॉट इक्वल टू A1/A2 और B1/B2, तो इन दोनों के बराबर नहीं है। तो संख्या देख लो, आप खुद देखने से पता चल रहा है कि A1/A2 B1/B2 तो इक्वल आ रहा है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा है, तो दोनों रख क्या होगी समानांतर। इतने प्रश्न की आपको पता ही होगा, समानांतर के लिए हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ये तो आपको समझिए। तो आप चलिए तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, संपाति। अरे सेम टू सेम प्रश्न है भाई, यही सेम प्रश्न है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने लाइन लिखी ना, ये लाइन हमें लिखी ना कि C1/C2 इक्वल टू -8, मतलब C1/C2 भी -8 होना चाहिए। और उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, तो जो एग्जाम्पल लिखा ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे -16। जब हम इसको 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -8 -16, तो ये कटेगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2, ये प्लस का 1/2, तो ये भी 1/2 1/2 और ये भी 1/2 1/2, तो सब बराबर हो गए। A1/A2 कितना है 1/2, B1/B2 कितना है 1/2, C1/C2 कितना है 1/2, तीनों ही बराबर आते हैं तभी तो संपाति होती है। तो ये लो एग्जाम्पल यही हो गया। इसमें C1/C2 अलग करना था, हमने पहले किया था ताकि वो रेखा समांतर हो गई। अब संपाति करने के लिए C1/C2 भी बराबर कर दिया, तो ये हो गई। तो ये पूरा प्रश्न हमारा छठा हो गया, तीनों एग्जाम्पल मैंने सही ढंग से समझा दिए। अब एक लास्ट प्रश्न है, उसको कर लेते हैं ताकि हमारी ये प्रश्नावली खत्म हो जाए। तो अब लास्ट प्रश्न जो है वो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। प्रश्न क्या कहता है कि समीकरण जो है x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। सीधा ग्राफ खींचने का बोल रहा है, और x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का छायांकित कीजिए। पटल को छायांकित कीजिए मतलब कुल मिला के त्रिभुज बनाना है आपको, कुछ नहीं करना है। दो भुजा आपको दे रखी है, तीसरी भुजा कहाँ से मिलेगी, तीसरी भुजा उसने x अक्ष दे दी। देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक त्रिभुज किसको बोलते हैं, एक त्रिभुज वही होता है ना कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब 3 भुजा, तो 3 भुजा कहाँ से लाओगे, पहला समीकरण पहली भुजा, दूसरा समीकरण दूसरी भुजा, तीसरा समीकरण कहाँ से लाओगे, तीसरी समीकरण इसने दे रखा है x अक्ष। x अक्ष क्या होती है, तीसरी भुजा होती है। तो हम क्या करेंगे, ये लो 7वां प्रश्न। पहले हम दोनों भुजाएं उतार देते हैं। पहली भुजा कौन सी हो गई, x - y +1 = 0, और दूसरी भुजा हो गई 3x + 2y - 12 = 0, x - y + 1 और 3x + 2y, 3x + 2y - 12। ओके, तो ये तो हो गया अपनी दो भुजाएं। अब x अक्ष पर हमें क्या करना है, तो सीधा कुछ नहीं करना है, हमें तो ग्राफ खींचना है। सीधा ग्राफ खींचने का बोला है ना, तो हम सीधा इसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये समीकरण 1 समीकरण 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 1 2, समीकरण 1 से 1 में x = 0 रखने पर क्या होगा, x का मान 0 रखोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान +1 का 1 आ जाएगा। x = 0 तो y का मान क्या हो गया +1, तो क्या हो गया, निर्देशांक हो गया 0 और 1। अभी क्या करेंगे, समीकरण 1 में y = 0 रखने पर क्या होगा, y = 0, तो ये 0 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा -1, तो x = -1, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे -1, 0, दो निर्देशांक आ गए। टेबल क्या बन गई थी, टेबल ये बन गई अपनी, ये x ये y, 0 रखा x का मान तो +1 आया, और अब जब y का मान 0 रखा तो x का मान -1 आया। ये तो आप समझ गए यहाँ से। अब ऐसे ही समीकरण 2 में y का मान 0 रखने पर y = 0,
रखने पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया पूरा, और फिर ये 3 यहाँ से भाग में जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो वाई का मान 0 रखा, टेबल बना दो, टेबल बना दो। आप ये सब काटना, पक्षांतर करके काटना, ठीक है। मैं सीधा टेबल बना रहा हूँ। ये वाई, अगर मैंने 0 रखा, ये वाई का मान 0 रखा, तो एक्स का मान क्या आया, मैंने एक्स का मान आया 4 प्लस का। देखो ये माइनस का 12 इधर प्लस में 12 हो जाएगा, फिर 3 का भाग लगेगा तो 4 या 12, ठीक है। अब एक बार एक्स का मान 0 रख दो। जब मैं एक्स का मान 0 रखता हूँ तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 6, 12/2, ठीक है। अभी मैं एक्स का मान 2 रखता हूँ, 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 दूनी 6, और फिर ये 12 में से 6 गया 6, और फिर वाई का मान 3। अगर एक्स का मान मैं 2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, और 6 में से 12 गए, माइनस का 6, वो प्लस का हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6, तो ये 3 आ जाएगा। ये टेबल बन गई, ये दोनों टेबल बन गई। अब सीधा ग्राफ में चलते हैं और ग्राफ खींच लेते हैं भाई, ठीक है। चलो ग्राफ खींचते हैं। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक्स अक्ष में देखिए क्या दे रखा है, 4 0 2, एक्स में 0 1, मतलब 1 2 3 4 ही दे रखे हैं, और वाई में भी ज़्यादा 6, हाईएस्ट 6 है। तो एक बॉक्स को हम 1 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, एक बॉक्स को 1 यूनिट ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है तो मैं लिख देता हूँ, एक बार इसको मैं पीछे लेता हूँ, और फिर अगर लिखना है तो हम लिख भी देते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक्स ज़्यादातर 4, ये ज़्यादा हाईएस्ट 4 है, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। अब ऐसे वाई का हाईएस्ट 6 है, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, बस। और y का मान -1, वाई एक्स का मान -1 में भी है, तो x का मान -1 कहाँ होगा, -1, y का मान -1 कहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ठीक है ना, -1, और ये जो है ये माइनस का 1 है, ठीक है। अभी देखिए पॉइंट करना है हमें, इसको मैं हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं इसकी। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट बना देते हैं रेड पेन से, ये लो रेड पेन। अभी देखिए यहाँ पर देखिए x का मान 4 है तो y का मान 0 है, ये 4 पे 0 ये रहा, ठीक है। अभी दूसरा देखिए 6, 0 पे 6 है, x का मान 0, x का मान 0 तो y का मान 6 है, तो ये 0 पे 6 ये यहाँ पर होगा, मिला तो सीधा, और दूसरा पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से गया हम, और यहाँ से सीधा यहाँ से करते हुए यहाँ आ गए। अभी दूसरा जो समीकरण है उसके मान कितना है, 0 पे 1 और -1 पे 0, तो 0 पे +1, ठीक है, और दूसरा है -1 पे 0, -1 पे 0, ये लो भाई। अब इनको मिला देते हैं, ओके। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होते हुए ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये लो कट गया भाई, ये तो कहाँ पे कटा, ये देखो यहाँ पर कटा, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कटा, नहीं बन क्यों नहीं रहा है ये देखो यहाँ पर। अब ये देखिए क्या है, ये यहाँ पर x का मान कितना आया 2, और y का मान कितना आया 3, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये निर्देशांक क्या हो गए इसके। अब देखो त्रिभुज कहाँ से बना, त्रिभुज कैसे बनेगा, देखो मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक मिनट ध्यान दो आप, ये देखो यहाँ से चलते गए, यहाँ से चलते गए, यहाँ से चलते गए, फिर यहाँ से नीचे आ गए वापस, और ये तो 2 रेखा हो गई, और तीसरी रेखा कौन सी होगी, एक्स अक्ष, मैंने बोला था ना तीसरी रेखा हमारी एक्स अक्ष हो जाएगी। तो ये अपना एक्स अक्ष हो गया। तो हमें छायांकित करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे, ये अपना त्रिभुज हो गया। अब मैं लैपटॉप में हूँ, सही ढंग से बनेगा नहीं, आप इसको छायांकित ऐसे ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अपना त्रिभुज हो गया, ओके। तो ये अपना त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज का शीर्ष कौन सा होता है, ये शीर्ष हो गया। इसके निर्देशांक क्या हो गए, इसके निर्देशांक हो गए 2, 3, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देना त्रिभुज के निर्देशांक x = 2 और y = 3, बस ये इतना ही प्रश्न था और कुछ नहीं था। तो ये जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न ये हमारा हो चुका है, और जो प्रश्नावली थी हमारी 3.2 आज कंप्लीट होती है। तो भाई बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में,
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कैसा लगा बताना ज़रूर, कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।